नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप इसको स्किप करें या सोचें आगे डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं, उससे पहले आप 5 मिनट अपने बर्बाद कर लीजिए। उन 5 मिनट से आपका बहुत समय बच सकता है। सी टेट के लिए हमने बहुत सुना कि ऐसा है, ये है, वो है, काफी माहौल बना है। ऑफलाइन भी आपने देखी हुई कोचिंग चलती है, बच्चे यहाँ से भागते घूमते हैं। तो उसके लिए हमने देखा, आपको पता है हमारा फेमस मतलब जो कुछ है थोड़ा बहुत फेमस, ज्यादा नहीं। वो इसलिए ही तो है कि हम एग्जाम का ना पोस्टमार्टम करके सीधे सीधे आपको बता देते इतने दिन का है, इतना पढ़ लो, बात खत्म। तो हमने सीधे सीधे इसके 5 पार्ट हैं। तो उसमें 5 पार्ट में एक जो आपका पार्ट है सीडीपी और बाकियों के जो पेडागोगी, तो वो पढ़ाएंगे उत्कर्ष सर। ठीक है, क्यों पढ़ाएंगे वो? क्योंकि उनके उसमें भी सीडीपी जैसे सब्जेक्ट में 29 हैं, ऐसे अच्छे मार्क्स हैं 30 में, तो इसलिए हमने उनसे कहा है। बाकी आप जैसे ईवीएस है, हिंदी इंग्लिश है, मैथ्स है, वो बाकी हमारे चैनल पे या हम पे छोड़ दीजिए, ये हम लोग कंप्लीट आपको करा देंगे। और कितने दिन में कराएंगे हम दिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन आपको इतना पता है कि टोटल 70 घंटे के अंदर आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ जाए तो फिर वो मेरी कमी होगी। और रही बात कंटेंट की, तो सीधे सीधे मैं बताऊं ना, साफ बोलता हूं, मैंने पीडीएफ उठाई है कहीं से, वही दूसरा करता है, बस अपने नाम से वो क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं कि हमारे कंसेप्ट अलग उनके कंसेप्ट अलग, ऐसा सिस्टम तो यहाँ चलता नहीं। इसमें सीधा सीधा आता है, कुछ प्रीवियस से आ जाता है, और बाकी जो है वो बिल्कुल, मतलब ये एग्जाम होता है बहुत सिंपल एग्जाम, रिपीट होता है और वन लाइनर टाइप आते हैं। तो सीधे किसी पीडीएफ से एक सोर्स उठाइए, उसको बार बार पढ़िए। फिर भी हमने इसको 3 पार्ट में करने की कोशिश करी है। 3 पार्ट मतलब पहले आपकी थ्योरी करा देते हैं, और थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होती है, जैसे ही कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको करा देते हैं। उसमें करेंट में कुछ अपडेट तो नहीं हुआ है। जैसे अभी हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी ईवीएस शुरू करेंगे, तो ईवीएस में आपका क्या होगा, जैसे कई बार नेशनल पार्क की संख्या बदल गई होगी, टाइगर रिजर्व की संख्या बदल गई होगी, है ना, वेटलैंड्स की संख्या बदल गई होगी, एलिफेंट रिजर्व की संख्या बदल गई होगी, किस स्टेट में कितने क्या है उनकी संख्या बदल गई होगी। तो अभी जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो ये संख्या वाले फैक्ट को छोड़कर बाकी जो फैक्ट आते रहते हैं वो पढ़ लीजिए। करेंट में इसको मैं अपडेट करा दूंगा अगले ही वीडियो में। इसके बाद हम आपको कंप्लीट करा देंगे प्रीवियस या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 600-700-1000 जो कुछ भी जैसे सब्जेक्ट उस हिसाब से बनेंगे वो। 3 वीडियो का मतलब है, हो सकता है वो पार्ट में आ जाए, लेकिन ये 3 पार्ट में हम कंप्लीट आपको करके दे देंगे। ऐसे ही आपको हिंदी मिल जाएगी, ऐसे ही इंग्लिश मिल जाएगी, ऐसे ही मैथ्स मिल जाएगी। सीडीपी बराबर लेक्चर चलेंगे, उत्कर्ष सर आपको करा देंगे, तो उसमें भी आपको समस्या नहीं होगी, और जो ट्रिक्स विक्स हैं वो उनके पास रहती है। तो ये कुछ भी इतना हुआ नहीं है जितना मार्केट में किया गया है। जो बच्चे स्टार्टिंग में जुड़ रहे हैं या जिनकी बेसिक्स कमजोर है, चिंता मत करना। ये वीडियो या जो हम लोग वीडियो ला रहे हैं इनको देख लेना, बार बार देख लेना, 2-3 बार, उससे बाहर नहीं आएगा। आपके 100 मार्क्स तक बहुत आराम से आ जाए। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं अपने ईवीएस का। ये जितने देर में कंप्लीट होगा पता नहीं, लेकिन कंप्लीट हम करा दे रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण जो है, परि धन आवरण, इसी इन्हीं शब्दों से मिलकर बना है। और परि का मतलब क्या होता है? परिकेंद्र, सुने हो ना, मतलब परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब जिससे घिरा हुआ है। यानी कि जीव जंतु वनस्पतियों को वह आवरण जो घेरे हुए है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इसमें कौन सी कठिन बात है जो इतना हुआ बना है? चलो आगे देखते हैं। पर्यावरण के प्रकार में ये सब आता नहीं है, आता वाला हम बता रहे हैं, लेकिन अब समझाना है तो पूरा ही समझा दे रहे, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं। भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण यानी कि वह स्थान जहां पर जीवधारी रहते हैं, यानी कि स्थल मंडल में या विचरण करते हैं, वायुमंडल और जलमंडल, ये आपका हो गया भौतिक पर्यावरण। इसके बाद जैविक पर्यावरण यानी कि जीवधारी, यानी कि जीवधारियों में वनस्पतियां आ जाएंगी और जंतु आ जाएंगे। और इसके अलावा कुछ होगा, 1 मिनट, साइज थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं बस। ठीक है, अब आते हैं पर्यावरण के संगठक यानी कि कंपोनेंट्स। कौन कौन से होंगे? भौतिक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा। यानी कि जहां पर जीवधारी यानी कि जीव और पादप ये सब रहेंगे वो भौतिक संगठक कहलाएंगे,
और जैविक संगठक जीवधारियों के रहने के लिए, यानी भौतिक संगठक यहाँ पे रहेंगे, और जैविक माने जीव यानी वनस्पति और जंतु, और इनको चाहिए क्या, ऊर्जा, तो ऊर्जा संगठक। अब पर्यावरणीय संबंधी कुछ अवधारणाएं हैं कि कैसा क्या माना गया है। तो उसमें पहली अवधारणा है नियतवादी अवधारणा। नियतवादी अवधारणा के प्रतिपादक याद रखना, ये याद रखने वाली बात है, हम्बोल्ट एवं रिटर। हम्बोल्ट एवं रिटर है नियतवादी अवधारणा की। इसमें मान्यता क्या है, इसमें यह है कि मानव जीवन प्रकृति पे पूर्णतः निर्भर है और प्रकृति को मानव का, उसकी गतिविधियों का नियंत्रक माना गया। यानी कि यह अवधारणा ये कहती है कि हम जो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या कैसा करेंगे, इस सब पे प्रकृति का पूरी तरह से कंट्रोल है, अपने हाथ में चीजें नहीं है। और इसी को क्या कहा गया है, निश्चयवाद भी कहा गया है। तो इसके प्रतिपादक कौन है, हम्बोल्ट एवं रिटर। ठीक है, हम्बोल्ट एवं रिटर। सीधे कैसे याद रखोगे, हरि, हरि, तो हरि के हाथ में है। नियतिवादी यानी कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, सब कुछ हरि के हाथ में है। तो ये अवधारणा किसने दी, हम्बोल्ट और रिटर ने, आपको याद हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं संभववादी अवधारणा। तो संभववादी अवधारणा के प्रतिपादक हैं लाप्लास, बूंज एवं डिमांजिया। इनके अनुसार मानव पर्यावरण का एक सक्रिय घटक है जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और मानव प्रकृति को परिवर्तित कर सकता। संभववादी अवधारणा प्रतिपादक हैं लाप्लास, बूंज और डिमांजिया। ये कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति को जीत लिया है और प्रकृति में वो परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, और मनुष्य पर्यावरण का एक सक्रिय घटक है। ये होगी संभववादी अवधारणा। इसके बाद बात करें नव नियतिवादी अवधारणा। इसके प्रतिपादक हैं ट्रिफिथ, टेलर और OH के स्पेट। इसके ग्रिफिथ, टेलर और OH के स्पेट। यह है रुको और जाओ पर आधारित अवधारणा। इस सतत विकास की अवधारणा किस पे संबंधित है, नवनियतवादी अवधारणा। अब ये हो गई फालतू की बात है। आप करते हैं ढंग की बात। ढंग की बात क्या है कि पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा। तो सर्वप्रथम प्रयोग पारिस्थितिकी शब्द का किसने किया, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। पारिस्थितिकी शब्द किन शब्दों से बनकर बना है, इकोलॉजी से, ओइकोस और लोगोस दोनों को मिला के बनता है इकोलॉजी। ओइकोस का मतलब होता है घर यानी कि हाउस, ये आ जाता है क्वेश्चन, और लोगोस माने स्टडी यानी कि घर का अध्ययन। ठीक है, ओइकोस प्लस लोगोस ग्रीक शब्द है हाउस। ओइकोस का मतलब भी पूछ सकते हैं तो हाउस बता देना, और लोगोस का मतलब तो पता ही है, स्टडी, तो घर का अध्ययन, पारिस्थितिकी। ठीक है, और पहली बार किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने। यही क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आगे बढ़े। इसके बाद पर्यावरण व जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही क्या कहा जाएगा, पारिस्थितिकी। यानी कि जो अपने आसपास का पर्यावरण है और जो उसमें रहने वाले जीवधारी हैं, उनके बीच में जो रिलेशंस हैं, जो अंतःक्रियाएं हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, पारिस्थितिकी। यानी कि आसपास का अगर पर्यावरण बदले तो जीवों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जीवों की संख्या घटे बढ़े या उनकी हरकतों से पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब किसके अंतर्गत आता है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। पारिस्थितिकी कारक कितने हैं, तो 4 वर्गों में बांटा गया है, जो कि वनस्पति जंतु समुदाय के संबंधों का निर्धारण करती है। जैसे जलवायविक कारण यानी कि जलवायु से संबंधित, स्थलावृत्तिक कारण यानी कि पृथ्वी व सतह, मृदीय कारक मृदा की संरचना में विशेषता, और जैविक कारक यानी कि पौधे और जीव जंतु। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि मानव प्रकृति को एक सीमा तक ही परिवर्तित कर सकता है। इससे ज्यादा परिवर्तित करने की कोशिश करोगे तो प्रकृति अपना बदला ले लेगी, है ना। ये तो आपको पता ही है कि प्रकृति से जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ का नुकसान मानव को ही उठाना पड़ा। ये कहलाया प्रकृतिवाद। इसके बाद अब बात करते हैं मानकीय दृष्टिकोण की। तो इसमें मानव और प्रकृति के संबंधों को सर्वोत्तम आदर्श स्थिति के रूप में बताया गया। मतलब ऐसा चले कि प्रकृति को भी ज्यादा नुकसान ना हो और प्रकृति का हम दोहन भी उचित तरीके से कर सके, जिससे पर्यावरणीय जो प्रभाव हैं वो खतरनाक प्रभाव ना पड़े। वो हो गया मानकीय दृष्टिकोण यानी कि स्टैंडर्ड मान लीजिए कि आदर्श स्थिति।
मान लीजिए हमें पेट्रोल का उपयोग करना है और संसाधनों का उपयोग करना है, तो फिर उतना ही करें कि पॉल्यूशन जरूरत से ज्यादा बढ़े नहीं। और वनों को से लकड़ी भी चाहिए भाई, जरूरत तो है, तो उतने काटें तो उससे ज्यादा लगाते रहें। ये सब क्या है, मानकीय दृष्टिकोण। आप बात करते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले पूछ लेता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं स्थायी विकास या फिर सतत विकास। तो इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किया ब्रंटलैंड रिपोर्ट में किया गया, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। और स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN द्वारा अपने विश्व संरक्षण रिपोर्ट में किया गया। ठीक, इस शब्द की परिभाषा व कार्य पद्धति का वर्णन WCED द्वारा अपने आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में किया गया। ठीक है, आप पूछ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, ये साइंस का भी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग के प्रकाश में होगा? तो सबसे ज्यादा होगा लाल रंग में, और लाल रंग के बाद नीले रंग में। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस में होगा? सीधे सीधे देख लो, सबसे ज्यादा लाल व नीला रंग सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक, और बीजांकुरण में लाल प्रकाश का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लाल रंग का जो प्रकाश होगा वो बीजों के अंकुरित होने में मदद करेगा, और लाल व नीला रंग होगा वो सूर्य के प्रकाश का, नहीं बल्ब जला दो और प्रकाश संश्लेषण में सहायता मिल जाए, नहीं, सूर्य के प्रकाश का जो लाल व नीला रंग है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, और प्रकाश के द्वारा विटामिन ए और कैरोटीन्स का निर्माण होता है। पौधों में वृद्धि करने वाले हार्मोन कौन से? जैसे ऑक्सिन हार्मोन है पौधों वृद्धि वाला हार्मोन, के उत्पादन को प्रकाश रोक देता है, जिससे पौधों की लंबाई, आवृत्ति आदि में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा प्रकाश वृद्धि को रोक भी दे। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जब हो रहा है तो सूर्य का प्रकाश जितना प्रकाश किसी पत्ती पर पड़ता है तो 83% लगभग पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, 12% हूबहू पत्ती द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है यानी कि वापस दे दिया जाता है, और 5% पत्ती द्वारा पारगत यानी कि पार चला जाता है। जितना प्रकाश गया 5% बाहर चला गया, 12% परावर्तित कर दिया गया, और 83% पत्ती द्वारा अवशोषित किया गया। इसमें भी जरूरी बात यह है कि पत्ती द्वारा अवशोषित होने वाले 83% भाग का केवल 4% भाग ही पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसी पत्ती पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो आप आंसर लगा देंगे 4%। और पत्ती कितना परसेंट कुल प्रकाश का अवशोषित करती है? तो 83%। पारगम कितना चला जाता है? 5%। और परावर्तित कितना? 12%। बात खत्म। ठीक, अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। आर श्रृंखला या आर जाल क्या होता है? देखिए, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर के जीवधारी एक दूसरे पोषण स्तर के जीवधारियों पर निर्भर करते हैं। किस लिए? भोजन के रूप में। भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए होती है ऊर्जा। तो एक दूसरे को खाते हैं या एक दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना प्रकाश संश्लेषण करके स्वयं का भोजन बनाते हैं, इसीलिए पौधों को हम क्या कह देते हैं? स्वपोषी। और जबकि जो शाकाहारी हैं, पहले नंबर पे शाकाहारी जो हैं वो पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो क्या कहलाए? परपोषी, क्योंकि वो पौधों पर भोजन के लिए निर्भर है। अब उन शाकाहारियों को कौन खाएगा? उन शाकाहारियों को खाएंगे मांसाहारी जानवर या सर्वाहारी जानवर, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मांसाहारी, वो भी परपोषी ही होंगे। ठीक है, तो इसी और जब ये एक दूसरे से कनेक्ट होती है श्रृंखला, नहीं इसने इसको खाया, उसने उसको खाया, उसने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, सर्वाहारी ने उन दोनों को खाया, ये भाई सर्वाहारी शाकाहारी मांसाहारी दोनों कहते हैं, एक तरह से एक श्रृंखला बनती है, एक जाल बनता है जिसको बोलते हैं आहार श्रृंखला या खाद्य जाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो खाद्य श्रृंखलाएं मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार की होती हैं। एक चराई खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, और अप्रत खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। तो चराई खाद्य श्रृंखला जो होती है सीधी, सपाट और निश्चित खाद्य श्रृंखला होती है, जो उत्पादक से शुरू होकर अंतिम उपभोक्ता तक जाती है। तो उत्पादक कौन हो गए? उत्पादक हो गए आपके हरे पौधे।
पहले, ठीक है। और प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गए, वो हो गए शाकाहारी जानवर। जैसे चराई खाद्य श्रृंखला की बात करें, घास, घास को किसने चरा, गधा ने, गधा को किसने खाया, शेर ने। इसी तरह जलीय परितंत्र में भी यह खाद्य श्रृंखला कुछ इस तरह से होती है। किस तरह से, आगे देख लेते हैं। पादप प्लवक यानी कि जो छोटे छोटे पादप हैं उनको जंतुओं ने खाया, तैरने वाले, प्लवक माने तैरने वाले जो पादप हैं, छोटी छोटी नहीं काई जैसी होती है, उसको जंतुओं ने खाया, तैरने वाले। उन जंतुओं को छोटी मछलियों ने खाया और छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया। अपरद खाद्य श्रृंखला, ये तो सिंपल हो गई खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, पौधों और जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थ से सूक्ष्म अपघटकों द्वारा प्रारंभ होकर अन्य पक्षियों जीवों तक जाती, यानी कि जो सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे मिट्टी खा ली केंचुए ने, खा ली, और केंचुए खाया मुर्गी ने, मुर्गी खाया बाज ने, और बाज को कौन खा गया, खा सकता है, मनुष्य भी खा सकता है। तो ये अपरद खाद्य श्रृंखलाएं हो गई, यानी कि अपराधों से जो अपना भोजन ग्रहण करे, यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थों से, ठीक है। ग्रेजिंग में जो हरे पौधों से शुरू हो रही है, अपराध में मृत कार्बनिक पदार्थों से। तो ये जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं और एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं तो एक जाल की तरह निर्माण करती हैं, ठीक है। और उसी जाल को क्या कहते हैं, फूड वेब। जैसे मान लो एक ने खाया, दूसरे ने खाया, और दूसरे को तीसरे ने खाया, तो ये तो सामान्य श्रृंखला हो गई। लेकिन इसको एक तीसरे ने खाया, इसको एक चौथे ने खाया, और ये इसको इसने खा लिया, तो ये एक तरह से क्या बन गया, जाल बन गया ना। तो वो सब कहलाता है फूड वेब या खाद्य जाल। तो खाद्य जाल क्या होता है, जीवों को जीने के अधिक अवसर प्रदान करता है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में यदि कोई जीव किसी कारणवश हट जाता है तो पूरी खाद्य श्रृंखला दुष्प्रभावित हो जाती है। यानी कि कोई भी श्रृंखला होती है, ईश्वर ने क्यों बनाए, सब एक दूसरे को कंट्रोलर है। मान लीजिए हरे पौधों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, और जंगल होगा तो जीव बढ़ेंगे, शाकाहारी जीव बढ़ेंगे तो मांसाहारी जीव बढ़ेंगे, तो मनुष्य के लिए भी तो दिक्कत है ना। और या हो सकता है इनकी संख्या कम होती जाए तो दूसरों से, मान लो सभी शाकाहारी हो जाएं सारे जीव, तो फिर जंगल खेत सब खा जाएं, फिर क्या हो, जैसे खेत में मान लो शाकाहारी चूहे 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 बढ़ जाएं तो क्या होगा, तो भगवान ने क्या बनाया, सांप, बाज। अब ये क्या है, चूहों को निपटाएंगे, ठीक है, और ना निपटाएं तो कृषि का नुकसान। इस तरह से एक दूसरे जीवों पर ये इनकी संख्या को कंट्रोल रखता है और एक दूसरे जीवों को भी कंट्रोल रखता है, ठीक है। जैसे दलदली घास में टिड्डा है, ठीक, टिड्डा को खाया छछूंदर ने, छछूंदर को खाया सांप ने, छछूंदर खाया बाज ने भी, ठीक, सांप को भी खा लिया बाज ने। झींगुर पौधा है, पौधे पर रहता है झींगुर, झींगुर खाया मेढक ने, मेढक खाया सांप ने, सांप को खा लिया बाज ने। इस तरह से एक खाद्य जाल बन गया। तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है कि खाद्य जाल जितना जटिल और वैविध्यपूर्ण, यानी कि जितनी विविधता होगी, जितने ज्यादा उसमें जीव होंगे, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्थायी और संतुलित होगा। अब पारिस्थितिकी पिरामिड पे क्वेश्चन आते हैं, उल्टा सीधा ये सब। तो किसी खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषण स्तर के जैविक समुदाय के बीच उनकी संख्या, जैव भार, उत्पादकता, ऊर्जा के आधार पर अलग अलग, संख्या पे भी बना सकते हैं, जैव भार पे भी बना सकते हैं, उत्पादकता भी बना सकते हैं, ऊर्जा के आधार पर भी चित्रित कर सकते हैं। कुछ इस तरह से बनाते हैं, ऐसे त्रिभुज के रूप में, या फिर उल्टा भी बना सकते हैं। उन सबको हम कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड, यानी कि त्रिभुजाकार। तो एक पारितंत्र में उत्पादक स्तर पर हरे पौधे क्या करेंगे, सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। तो प्रथम पोषण स्तर में क्या होगा, प्रथम पोषण स्तर, इसमें कौन होंगे, हरे पौधे। और द्वितीय पोषण स्तर में क्या होगा, ये याद रखना, द्वितीय पोषण स्तर में कौन होंगे, द्वितीय पोषण स्तर में होंगे प्राथमिक, याद रखना ये पूछ लेता है, प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएंगे। क्यों, सबसे पहले उत्पादक आता है, उत्पादक के बाद कौन आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद कौन आएगा, ऊपर द्वितीय उपभोक्ता आएगा। तो प्रथम पोषण स्तर में आ गए उत्पादक और द्वितीय पोषण स्तर में आ गए प्राथमिक उपभोक्ता।
और तीसरे पोषण स्तर में कौन आ जाएगा, देखो इसमें भी कहा गया दूसरे पोषण स्तर शाकाहारियों का हो गया और तीसरे पर पोषण स्तर पर कौन आ गए, मांसाहारी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रथम पोषण स्तर पर हरे पौधे यानी कि उत्पादक आते हैं, द्वितीय पोषण स्तर पर आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी जीव, और तृतीय पोषण स्तर पर आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी जीव। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। पार्श्व के पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः तो मुख्यतः तीन, एक उनकी संख्या के आधार पर पिरामिड बना दिया या जैव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर पिरामिड बना दिया। अब इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्या पिरामिड की बात करें तो एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से अलग अलग ऊपर जाने पर संख्या को दर्शाते हैं। जैसे मान लो घास है, घास के मैदान में टिड्डों की कितनी संख्या है, मेढक की कितनी संख्या है, सांप की कितनी संख्या। तो घास क्या हो गई, उत्पादक हो गई, और उत्पादक होगी तो बताओ ये क्या हुआ, ये हो गया प्रथम पोषण स्तर। टिड्डे क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, तो ये हो गया आपका द्वितीय पोषण स्तर, यानी कि टिड्डे क्या हो गए, शाकाहारी। फिर मेढक आ गया, ये द्वितीय उपभोक्ता यानी कि तृतीय पोषण स्तर, जो कि हो गए मांसाहारी। ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक, वृक्ष में क्या होगा, वृक्ष उत्पादक हो गया शाकाहारी, उसमें भी प्राथमिक यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी और द्वितीयक होंगे मांसाहारी। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो संख्या पिरामिड है वो हमेशा, यानी कि देखो घास में टिड्डों की संख्या ज्यादा होगी, फिर मेढक की संख्या कम होगी और सांप की संख्या मेढक से कम होगी। और वृक्ष में क्या होगा, ये पूछ लेता है घास पिरामिड कैसा है, तो घास का संख्या पिरामिड सीधा बने। वृक्ष में क्या होगा, वृक्ष में शाकाहारियों की संख्या कम ज्यादा और मांसाहारियों की संख्या और ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो उल्टा पिरामिड बनता है संख्या के हिसाब से, किसमें, वृक्ष में। तो घास का अगर संख्या पिरामिड एग्जाम में आएगा तो आप बताएंगे कि कैसा बनता है, सीधा बनता है। वृक्ष का संख्या पिरामिड पूछ ले, संख्या पिरामिड याद रखना आता है क्वेश्चन, वृक्ष का संख्या पिरामिड, तो ये बनता है उल्टा। ठीक है, ये आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो आगे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि घास परितंत्र में संख्या पिरामिड सीधा होता है क्योंकि पोषण स्तर के सबसे निचले स्तर पर घासों की बहुलता होती है और उन पर निर्भर शाकाहारियों और उन शाकाहारियों निर्भर मांसाहारियों की संख्या क्रमशः कम होती चली जाती है। इस तरह प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या घटती। ठीक है, उल्टा होने का ये गलत लिख दिया है, देखो है गलती है, अब इससे पढ़ लोगे तो हो जाएगा गलत। जबकि वृक्ष बाहुल्य पिरामिड अपरद पारिस्थितिक तंत्र संख्या में पिरामिड का प्रदर्शन कैसा हो जाता है, उल्टा, क्योंकि उत्पादक स्तर पर वृक्षों की संख्या कम होने के बावजूद उसके आवास और भोजन के लिए उस पर निर्भर पशु पक्षियों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, और इस तरह से खाद्य श्रृंखला में हजारों अपघटक किसी एक मृत पौधे या पशु से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि देखो इसमें क्या हो रहा था, अभी हमने बताया कि घास की संख्या ज्यादा, फिर टिड्डे कम, फिर मेढक कम, फिर सांप। इधर वृक्ष की संख्या तो कम होगी, एक वृक्ष होगा, उस पर निर्भर शाकाहारियों की संख्या ज्यादा होगी और उस पर निर्भर छोटे छोटे मांसाहारियों की संख्या और ज्यादा होगी। इसलिए क्वेश्चन सीधा आएगा कि घास पिरामिड, तो घास पिरामिड हमेशा बताना कि सीधा बनता है, और वृक्ष पिरामिड किसका, संख्या का, वृक्ष का संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। तो लेकिन अब संख्या से जैव भार तो नहीं बता सकते। मान लीजिए हमारे जैसे 50-50 किलो के आदमी 5 हो और एक अकेला हो 150 कुंटल के, तो 150 कुंटल के 3 आदमी, तो संख्या से आपको आइडिया नहीं लगेगा ना कि किस तरफ पलड़ा भारी है, किस तरफ वजन जाता है ना। तो होगा क्या कि किसी भी पारितंत्र के पोषण स्तर की संरचना का वास्तविक चित्रण करने में संख्या पिरामिड उतना कारगर नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक समुदाय के जीवों की संख्या को गिनना अभी संभव नहीं हो पाया, सभी जीव तो हमें मालूम ही नहीं है। इन कमियों को दूर करने के लिए अब बना दिया गया है जैव भार पिरामिड, यानी कि बायोमास पिरामिड।
तो इसमें क्या होता है कि किसी जीवित प्राणी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का कुल शुष्क भार, शुष्क भार का मतलब हो गया कि उसमें उपस्थित जल या लिक्विड का भार, जल को भार को हटा के मान लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए एक मनुष्य है, मान लो एक मनुष्य है, इसका कुल भार है 100 किलो, लेकिन हम मानते हैं अपने शरीर में 65 से 70% जल है, तो इसका वजन अगर शुष्क भार देखें तो 30 से 35 किलो आएगा। तो यही शुष्क भार है ना, वो कहलाता है जैव भार या बायोमास। स्पष्ट है कि जैव भार पिरामिड प्रत्येक पोषण जीवों में उपस्थित कार्बन पदार्थों कुल शुष्क भार का क्रमानुसार प्रदर्शन है। संख्या पिरामिड की तरह यह भी सीधा या उल्टा हो सकता है। तो सीधी सीधी बात क्या हो गई कि जैव भार जो पिरामिड, अभी हमने संख्या पिरामिड बताया, तो संख्या पिरामिड क्या बताया, संख्या पिरामिड जो है वो उल्टा व सीधा बन सकता है। ये क्वेश्चन आते हैं, दोनों हो सकते हैं। और जैव भार पिरामिड भी उल्टा व सीधा दोनों बन सकते हैं, उल्टा व सीधा दोनों बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। अब आएगा ऊर्जा पिरामिड, वो भी आपको बता देते हैं। तो स्थलीय पारितंत्र में जो जैव भार पिरामिड है वो हमेशा सीधा बन रहा है। जैसे घास, झाड़ियां, पौधे हैं, ये उत्पादक हैं, इससे फिर गाय, हिरण, खरगोश का जैव भार कम है, लोमड़ी वालों का और कम है, और शेर वालों का सबसे कम। लेकिन अगर हम बात करें गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की, तो इसका जो जैव भार पिरामिड है वो बन जाता है उल्टा। क्यों? क्योंकि पादप और प्लवक की संख्या प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ग किलोमीटर किसी में देख सकते हैं वो ज्यादा, भार ज्यादा, जंतु प्लवक का उनसे कम, छोटी मछलियों का उनसे कम, बड़ी मछलियों का उनसे बड़ी मछलियों का जैव भार ज्यादा, छोटी मछली का उससे कम, जंतु प्लवकों का उससे कम, और पादप प्लवकों का सबसे कम, 4 ग्राम प्रति वर्ग मीटर। तो सीधा आपको ज्यादा अकल नहीं लगानी है, सीधे बताना है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जलीय जैव भार पिरामिड जो होगा वो बनेगा उल्टा। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि संख्या पिरामिड की बात करें तो घास पारितंत्र में सीधा, संख्या पिरामिड घास पारितंत्र में सीधा, और वृक्ष पारितंत्र में उल्टा। अब जैव भार पिरामिड की बात करें तो स्थलीय पारितंत्र में सीधा और गहरे जलीय पारितंत्र में उल्टा बनेगा जैव भार पिरामिड। अब बात करते हैं ऊर्जा पिरामिड, उसमें उल्टा सीधा बनता ही नहीं, यही तो क्वेश्चन बार बार आता है। तो ये पहली लाइन रट लेना, बात खत्म हो गई कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्यों सीधा होता है? क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर पर जाने पर ऊर्जा की हानि होती रहती है, और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा होता है। क्या इसमें चक्रीय होता है? जी नहीं, ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता है। तो ऊर्जा पिरामिड एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होगा, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ ना कुछ क्षय होता है। यही हमने आपको बता दिया, देखो इसने भी लिख दिया है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किसी पारितंत्र के पोषण स्तरों के बीच क्रियात्मक संबंधों के निरूपण में जहां अन्य दो पिरामिड संख्या और जैव भार उतने कारगर नहीं है, वहीं ऊर्जा पिरामिड सबसे सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन, यानी कि अगर किसी भी पोषण स्तर के बारे में संबंधों को दिखाना है तो आपको दिखाना होगा ऊर्जा पिरामिड, और ये बनता हमेशा सीधा, क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर से ऊपर जाने पर ऊर्जा का हमेशा ह्रास होता रहता है। और कितने परसेंट ऊर्जा पहुंच पाती है? 10%, ठीक है। इसी को बोलते हैं लिंडेनमैन का नियम। अब बात करते हैं जैव संचयन और जैव आवर्धन। तो जैव संचयन में क्या होता है कि संग्रहित प्रदूषकों का स्थानांतरण जब अगले पोषण स्तर के जीवों में होता है तो इन प्रदूषकों की मात्रा एवं सांद्रता में क्रमशः वृद्धि हो जाती है। इसे ही बोलते हैं जैव आवर्धन, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन। स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च पोषण स्तर के जीवधारियों में इसमें
प्रदूषकों की सांद्रता ज्यादा होगी। यानी कि मान लीजिए एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, सर्वोच्च स्तर पर प्रदूषकों की सांद्रता ज्यादा होगी, जैव संचयन। और जैव आवर्धन की बात कर लेते हैं, ये तो हो गया जैव संचयन। जैव आवर्धन में क्या होता है, यह तब होगा जब प्रदूषक वसा में घुलनशील हो और जैविक रूप से सक्रिय। यही कारण है प्रदूषण की माप के लिए उन ऊतकों को चुना जाता है जिनमें फैट जमा होती है। यदि प्रदूषक जैविक रूप से सक्रिय नहीं है तो यह इनकी चिंता की विषय की बात नहीं है। जैव आवर्धन के लिए प्रदूषकों को न केवल लंबे समय तक बना रहना आवश्यक है बल्कि उनको स्थानांतरणशील भी होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में आ सकते हैं। जैव आवर्धन के उदाहरण के रूप में जरूर ध्यान रखें डीडीटी, जिसपे बैन लग चुका है। डीडीटी जिसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है, जिसका प्रयोग किसका, मच्छर मारने के लिए किया जाता है। ये बर्ड्स ऑफ प्रे शिकारी पक्षियों के लिए भी हानिकारक होता है क्योंकि डीडीटी अंडों की दीवारों को, नुकसान जरूर डीडीटी का देख लो, ये पक्षियों के अंडों की दीवारों को पतला बना देता है जो अंडा परिपक्व होने से पहले ही टूट जाता है और पक्षियों की संख्या में हो जाती है गिरावट। ठीक है, अब बात करते हैं पारिस्थितिकी दक्षता की, यानी कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की। तो किसी पारतंत्र में ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण जितनी एफिशिएंसी के साथ होगा, जितनी दक्षता के साथ होगा, वह पारिस्थितिकी दक्षता कहलाती है। सामान्यतः यह दक्षता एक पोषण स्तर में यह 10% होती है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ऊर्जा 1000 है तो इसका 10% कितना हुआ, 100 हो जाएगी यहाँ पर ऊर्जा, और इसका 10% 10 आएगी। तो इस तरह से ये 10% का नियम चलता है। ये पारिस्थितिकी दक्षता। पारिस्थितिकी दक्षता का मतलब एक पोषण स्तर से उसके ऊपर वाले पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा जा सकती है, तो वो कहलाती है उस पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता। ठीक है, अब बात करें इकोनॉमिक सक्सेशन की, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की। इसमें क्या होता है हम अभी आपको बता रहे हैं। होता क्या है, एक प्रजाति आ जाती है खाली स्थान पर। तो आइए बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की, यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रम की। तो ये कैसी प्रक्रिया है, सबसे पहले अनुत्क्रमणीय, यानी कि यह प्रोसेस उल्टा नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल है, और इसके द्वारा ही पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है। होता क्या है कि जो जैविक समुदाय होते हैं कभी स्थायी नहीं होते, समय और स्थान के साथ निरंतर गतिशील व परिवर्तनशील होते हैं। आप अपने से देख लीजिए कि आपका निवास स्थायी है, आप भी गतिशील रहें और परिवर्तनशील भी हो, जगह भी कई बार मैक्सिमम लोग बदलते हैं। वह कभी भी अपनी जाति घटकों में भौतिक परिवर्तन के साथ स्थायी संतुलन में नहीं हो पाते हैं। अनुक्रम यानी कि सक्सेशन परिवर्तन की इस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें अपेक्षाकृत स्थायी समुदाय किसी निश्चित समय और क्षेत्र विशेष में स्थापित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप गए, आप नहीं, जैसे आपने देखा है ना उनको ओवरब्रिज वगैरह, उनके नीचे पहले आदमी जाता है, गरीब आदमी, मजबूरी है उनकी, मजाक नहीं उड़ा रहे, बस आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहे हैं कि वहां पे पहले वो छोटी सी झोपड़ी भी नहीं रखते, पहले एक तंबू डालेंगे, फिर बैठेंगे, फिर छोटी सी झोपड़ी, फिर उसको ईंट लगाने लगेंगे, फिर गेट लगाने लगेंगे, फिर कवर कर लेते हैं, फिर रहने लगते हैं। ये क्या हो गया, सक्सेशन यानी कि अनुक्रमण हो गया। क्या अब उन्होंने कहा यहीं रहेंगे, फिर बाद में गवर्नमेंट से क्या डिमांड करने लगते हैं कि हमें यहीं परमानेंट कर दो, झुग्गी बस्ती हमें होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है पाइनियर कम्युनिटी पूछा जाता है। तो किसी भी क्षेत्र में उपस्थित होने वाला प्रथम जीव या समुदाय अग्रज समुदाय यानी कि पाइनियर समुदाय कहलाएगा। मान लीजिए ये खाली जगह पड़ी है, यहाँ पे मिट्टी भी नहीं है, धीरे से कोई एक जीव आया या जीवाणु आया पहले, तो वो या कवक आ गया, मान लो यहाँ पर कोई कवक आ गया, खाली जगह में पत्थर हैं बस, तो वो कवक क्या कहलाया जाएगा, पाइनियर कम्युनिटी। और इस अनुक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवर्तनशील समुदाय को क्या कहेंगे, क्रमक या फिर सीरी।
क्रमक या सीरी कहेंगे। इसमें भाग लेने वाले अन्य क्या, इसको भी सम्मिलित करते हुए सभी समुदाय को। और अंत में जो समुदाय अपने आप को स्थापित कर, देखो आते सब हैं, शहर की ओर भागते सब हैं, ऐसे ही खाली स्थान की ओर आते सब हैं, लेकिन टिक कितने पाते हैं वो कहलाती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी कि चरम समुदाय। अनुक्रम चाहे पानी में शुरू हो या स्थल पे, उनका चरम समुदाय हमेशा क्या होगा, वन। क्या होगा चरम समुदाय, वन। अनुक्रम जल में शुरू हो या स्थल पे, उनका अंतिम क्या होगा, क्लाइमैक्स क्या होगा, वन। जीवी अनुक्रम यानी कि सक्सेशन का चरण किन दशाओं में चलता है, जीवों की प्रजातियों की भिन्नता, जीवों और प्रजातियों की संख्या में वृद्धि, संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि, जैव उत्पादकता और ऊर्जा प्रवाह में कमी के हिसाब से। ये आपको ध्यान नहीं रखना है। अनुक्रमण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सामान्यतः प्राथमिक और द्वितीयक। ये भी नहीं, अब पूछेगा प्राथमिक में क्या होता है, द्वितीयक में, ये आपसे पूछता है। तो प्राथमिक अनुक्रम में क्या होता है कि ऐसा अनुक्रम कहां पे शुरू होगा जहां पे कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यहाँ पहले से कोई जीवित जीव नहीं है, वनस्पति नहीं है, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए एक पत्थर है या फिर ज्वालामुखी से निकला कोई मैग्मा है, वो ठंडा हो गया, अभी वहां पे कोई कुछ नहीं है ना जीव, ठीक है। और या कोई अचानक से बना नया तालाब, पानी भर गया, तो अग्रज समुदाय यानी कि पाइनियर कम्युनिटी के रूप में यहाँ सबसे पहले कौन आएंगे, सूक्ष्म जीव या फिर काई या फिर लाइकेन आएंगे। फिर अपनी वृद्धि विकास से उस क्षेत्र को आने वाले समुदायों के लायक बना देते हैं। माने लाइकेन आए या काई आई तो धीरे धीरे उस पर धूल जमा हुई, धूल से वो मिट्टी बनी, धूल से वहां पर क्या हुआ और सूक्ष्म जीव आए और उन्होंने विखंडन शुरू किया। फिर उन विखंडन से वहां पर धीरे धीरे कुछ काई जमी, फिर वहां पे कुछ पौधा, मान लीजिए बरगद जमा, बरगद ने क्या किया, पत्थर में जड़ें जमाई, जड़ें से पत्थर चटक गया, उससे धीरे धीरे मिट्टी, ऐसे करके यह प्रक्रिया बहुत बरसों तक चलती रहती है और अंत में वहां पर एक जंगल स्थापित यानी कि वन स्थापित हो जाता है। ठीक, अब आते हैं बात, ये हो गया किसमें, प्राथमिक अनुक्रम, यानी कि वहां होता है जहां पहले से कोई जीवधारी उपस्थित नहीं होता है, कोई वनस्पति उपस्थित नहीं होती है, तो वो कहलाता है प्राथमिक अनुक्रम। अब बात करें द्वितीयक अनुक्रम की, तो ये तब होता है जहां पे पहले से उपस्थित तो थे लेकिन नष्ट हो गए। नष्ट हो गए कैसे, मान लीजिए एक जंगल है, बहुत बढ़िया थे, अचानक से उस पर आग लग गई या किसी ने वहां पे बम फेंक दिया, खत्म हो गया। तो पहले से तो थे ना, लेकिन अचानक से खत्म हुए और फिर से जब उन पे अनुक्रम यानी कि सक्सेशन यानी कि नई प्रजाति का आना, ये सब, तो ये कहलाता है द्वितीयक अनुक्रम। ठीक है, और द्वितीयक अनुक्रम कैसा होगा, तेजी से होगा। यहाँ तो पहले अनुक्रम में तो पत्थर था, द्वितीयक में यहाँ पे पहले ही जंगल था, बस उसमें किसी कारणवश खत्म हो गया। तो कौन सी प्रक्रिया फास्ट होगी, प्राथमिक या द्वितीयक, तो द्वितीयक फास्ट होगी ना, क्योंकि वहां तो पहले ही से था। व्यवस्था मान लो आपकी पहले ही से हो किसी घर में रहने की, तो आप वहां पे जल्दी पढ़ाई लिखाई करना शुरू करेंगे या कोई घर बनवा रहे तो भाई जो पहले से है उसमें सोफा पड़ा है, बेड पड़ा है, आपके बैठने की जगह, तो आप आराम से बैठ के पढ़ेंगे, वही तो वो क्या हो गया, द्वितीयक अनुक्रम। लेकिन आपको पहले ये सब करना हो, उनकी व्यवस्था करनी हो, फिर पढ़ना हो, तो कौन सा स्लो होगा, तो प्राथमिक अनुक्रम हमेशा स्लो होता है, द्वितीयक अनुक्रम हमेशा फास्ट होता है। तो द्वितीयक अनुक्रम प्राथमिक अनुक्रम से तीव्र होता है, ये याद करने वाली लाइन है। ठीक है, अब कई बार पूछ लेता है न्यूडेशन क्या होता है, तो जीवी अनुक्रम की प्रक्रिया में सर्वप्रथम खाली स्थानों का विकास होता है जिसमें कोई जीवन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूडेशन। न्यूडेशन के बाद क्या होता है, इन्वेजन, यानी कि खाली स्थानों में किसी एक जाति के सफलतापूर्वक स्थापित होने के आक्रमण या इन्वेजन कहते हैं। सुस्थापन के बाद इनके बीच प्रजनन की संख्या बढ़ती है और एक दूसरे के निकट आते हैं। यानी कि मान लो ये पत्थर है, तो पहली प्रक्रिया हो गई न्यूडेशन, यानी कि ये तो खाली जगह, फिर उसके बाद कई प्रजातियां आएंगी लेकिन कुछ टिक जाएंगी, जैसे मान लो लाइकेन या टिक गया या शैवाल टिक गया, तो वो इसको क्या है, एक जाति यहां पर टिक गई, तो ये क्या कहलाया, इन्वेजन, यानी कि इसका कब्जा हो गया ना। ठीक, तो वो कहलाता है इन्वेजन। और उसके बाद क्या होगा, जब जातियों की संख्या बढ़ जाएगी, और भी जातियां आएंगी, तो अन्य जातियों के साथ संघर्ष और स्पर्धा प्रारंभ हो जाएगी। और स्पर्धा के बाद क्या होगा, एक दूसरे के प्रति
प्रतिक्रिया होगी और पर्यावरण में भी कुछ चेंजेस आएंगे उन जीवों के कारण। मान लो शाकाहारी जीव ज्यादा हैं तो उनकी वहाँ पे जंगल वन की संख्या कम हो जाएगी या झाड़ियों की संख्या कम हो जाएगी। मांसाहारी जीव ज्यादा हैं तो शाकाहारियों की संख्या और कम होती जाएगी और जंगलों की संख्या बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि शाकाहारी खत्म ही हो जाए। फिर जब शाकाहारी खत्म हो गया अब बेचारे बच्चे कौन, मांसाहारी। मांसाहारी बचे तो वो तो या तो समाप्त हो जाएंगे या वो भी थोड़ा थोड़ा शाकाहार ग्रहण करने लगेंगे, यानी कि वो सर्वाहारी बनने की ओर अग्रसर होंगे। यानी कि उनमें से भी हो सकता है एक नई प्रजाति, या तो वो विलुप्त हो जाएंगे या उनमें से कोई एक नई प्रजाति का विकास हो सकता है। कुल मिला के वो सब छोड़ो, आखिरी में क्या होता है, स्थिरीकरण, यानी कि बाद में सब कुछ बैलेंस्ड हो जाता है। और जब बैलेंस हो गया तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है। तो अंततः वो क्या होता है, जैव समुदाय लगभग संतुलित हो जाता है और अपने आप को स्थायी बना लेता है। यानी एक आध शिकार होगा, पेट भर गया सबका, ये नहीं कि रोज चल रहा है आज 100 हिरन मान लो 20 शेर हैं, 2 हिरन मार लिए, हिरन की संख्या मान लो 1000 है, फिर पैदा भी हो रहे हैं हिरन कुछ, मतलब कुल मिला के उनकी संख्या में और बैलेंस आ जाता है, सब कुछ ओके हो जाता है। इस चरण को क्या कहते हैं, स्थिरीकरण यानी कि स्टेबलाइजेशन। और अंतिम स्थायी समुदाय यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद करना कि सबसे पहले क्रम आ सकता है तो जैविक अनुक्रम यानी कि सक्सेशन का क्रम। तो सबसे पहले खाली है तो न्यूड ही तो होगा, और न्यूड होगा तो उसके ऊपर सब आक्रमण करने घूमेंगे कि भाई नंगा क्यों घूम रहा है। आक्रमण करने के बाद लोगों में स्पर्धा होगी कि इसको कूटेगा कौन पहले, और स्पर्धा होगी तो उसके बाद फिर वो भी प्रतिक्रिया करेगा कि भैया मत मारो, और फिर जब कुट पिट जाएगा जमीन में बेचारा कोई आदमी पड़ा रहेगा तो वो स्थिर हो जाएगा। ऐसे याद कर लो कि एक आदमी सड़क पे न्यूड भाग रहा था, न्यूड भागने के चक्कर में लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया कि तुम सब इससे क्यों नहीं रह रहे। फिर आक्रमण करने वालों में ही आपस में स्पर्धा हो गई कि पहले मैं मारूंगा, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जिसको पीटने जा रहे उसकी प्रतिक्रिया आई, उसने गलती मान ली, माफी मांग ली कि बस भैया हमसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया भगवान, ऐसे करके सिस्टम। और आखिरी में सब कुछ स्थिर हो जाता है, सब कुछ वो बेचारा जमीन पर पड़ा रहेगा न्यूड आदमी। और इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे याद करना हो तो ऐसे याद कर लो, NICRS, ठीक है। नॉर्थ इंडियन क्रिएचर्स याद कर लो, नॉर्थ इंडियन क्रिएचर्स। सक्सेशन याद करना, नॉर्थ इंडियन क्रिएचर्स, नॉर्थ इंडियन तो न्यूडेशन इन्वेजन, क्रिएचर CRS तो C से हो गया कंपटीशन, R से हो गया रिएक्शन, S से हो गया स्टेबलाइजेशन यानी कि स्थिरीकरण। ये वाला क्वेश्चन तो देखो PCS वाले भी पूछ लेते हैं, तो आपको फायदा ही है पढ़ने से, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं कि किसी को अगर फायदा होगा किसी को नुकसान होगा, फायदे वाले को प्लस लिखते हैं हम लोग इसमें और नुकसान वाले को माइनस, उदासीन के लिए O। सहोपकारिता में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म यानी कि दो प्रजातियां एक साथ रहती हैं तो एक जाति को भी क्या होगा फायदा, दूसरी को भी क्या होगा फायदा। स्पर्धा में एक को नुकसान दूसरे को भी नुकसान। परभक्षण में क्या होगा, एक को तो फायदा होगा जो खा रहा है, जिसको खा रहा है उसको क्या हो गया नुकसान। परजीविता में भी एक को फायदा हो रहा है दूसरे को क्या होगा नुकसान, क्योंकि पोषक तत्व उससे ग्रहण होंगे। सहभोजिता में क्या होगा, कॉमन सेलेज में याद रखना, इंग्लिश भी इनकी याद रखना। सहभोजिता में क्या होता है कि एक तो भोजन ग्रहण कर रहा है दूसरे से नहीं, दूसरे के साथ। से और साथ में अंतर है, से माने परजीवी हो गया, साथ मतलब उसके साथ रह रहा, बचा कुचा उसका खा लिया बेचारे का, तो एक को फायदा दूसरे को कोई नुकसान नहीं। अंतरजाति परजीविता में क्या होगा, अंतरजाति जाति के अंतर, तो उसमें एक को नुकसान दूसरा क्या रहेगा उदासीन रहेगा। और उदासीनता में क्या होगा, दोनों को ही कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्या होता है कैसा होता है आगे देखते जाइए। तो यूपी टेट या फिर सी टेट इसके PDF चाहिए हो, फ्री में डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम चैनल है उत्कर्ष एजुकेशन नाम से, ठीक है। 30 मिनट्स GS का अलग चैनल है, उस पर UP SSSC और PCS वगैरह के जो भी हैं आपको मिल जाते हैं, और उत्कर्ष एजुकेशन नाम से जो चैनल है उस पर आपके इसके PDFs मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब बात करते हैं जो अभी हमने उसमें लिखा कि प्लस माइनस क्या था, आपके सब ऊपर से गया होगा मुझे पता है, तो उसके आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की
सहोपकारिता की, ये इसमें क्या होता है, परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को क्या हो गया, लाभ, यानी कि दोनों को प्लस प्लस। इसका सर्वोत्तम उदाहरण देख लीजिए, परागण। परागण में क्या होता है, भौरे जाते हैं, ये जैसे मान लो ये फूल लगा है, इस पे नहीं होता है, यहाँ पे भौरे गए टहलते हुए कि हेलो हेलो, तो भौरे यहाँ से रस चूस रहे हैं और फूलों के पराग एक दूसरे पर स्थानांतरित कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि फूलों से फल बनने में सहायता पहुंचती है। तो दोनों को फायदा हो रहा है, भौरों को फूलों का रस मिल रहा है और फूलों का परागण हो रहा है, यानी कि आगे जनन की प्रक्रिया हो रही है और बीज बनने में सहायता मिलती है, पॉलिनेशन में सहायता मिलती है। ये सहोपकारिता का उदाहरण, ठीक है। कंपटीशन में क्या होता है, एक दूसरे की मार काट, सिंपल सी बात है। एक ही जाति के दो जीवों या अलग अलग जाति के जीवों के बीच में हो सकता है कंपटीशन संसाधनों को लेकर, जिससे समानता दोनों को नुकसान होता है। होता क्या है कि उदाहरण के लिए जैसे पूछ लें, उदाहरण के लिए तो दक्षिण अमेरिका की उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो, यहीं की आवासीय मछलियां, साझा आहार यानी कि प्राणी प्लवक के लिए स्पर्धा रहती है। यानी कि वहां का जो वहां पे जो झीलों में ऊपर की ओर जो प्लवक हैं, यानी तैरने वाले जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए वहां की जो आवासीय मछलियां स्थानीय, उनमें भी प्रतिस्पर्धा रहती है और फ्लेमिंगो में भी, मतलब कि हम खाएंगे हम खाएंगे, तो हो गया कंपटीशन। और कंपटीशन एक ही जाति के और अलग अलग जातियों के बीच में हो सकता है और इसमें दोनों को नुकसान होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं परभक्षण और परजीवता की। परभक्षण में क्या होगा, परभक्षी जानते हैं, एक जीव क्या होगा दूसरे को मार के खा जाएगा। परजीवता में क्या होगा, मारता तो नहीं है लेकिन उसका आश्रयदाता से पोषण प्राप्त करने लगता है। यानी कि जैसे मान ली ये पेड़ है, इस पर कोई जीव, इस पर कोई बेल चढ़ गई और ये इससे पोषक तत्व ग्रहण कर रही, तो ये क्या हो गई, परजीवी। इसको परभक्षी नहीं कहेंगे, परभक्षी होती तो पेड़ को खा जाती। और हो सकता है अपने शरीर में कोई ऐसे जीवाणु, बैक्टीरिया जो अपने शरीर से भोजन ग्रहण कर रहे हो, तो वो बैक्टीरिया भी क्या हो गए, पैरासाइट्स, यानी कि परजीवी। और परभक्षी होते तो हमारे शरीर को ही ना खा जाते। तो अब देखते हैं क्या है उदाहरण। तो परभक्षण में क्या होगा, बाघ हिरण को खा जाता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है। वहीं परजीवी के रूप में जैसे अमरबेल, जिसको कुकुटा बोलते हैं, जू है, जू क्या है, परजीवी। कॉपीपोड्स, टिक्स यानी कि किलनी जो जानवरों में लगी होती हैं, ये सब क्या है, परजीवी। तो परजीवी और परभक्षण में यानी प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में अंतर क्या है कि परभक्षी जो होता है वो दूसरे को मार के खा जाता है और परजीवी दूसरे से जो, यानी कि जो आश्रयदाता है, उससे पोषक तत्व ग्रहण करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सहभोजता की। सहभोजता यानी कि कॉमन सेलेज में, इसमें क्या होता है, एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती। उदाहरण के लिए आम की शाखा पर एपीफाइट के रूप में उगने वाला जो आर्किड है, व्हेल की पीठ को आवास बनाने वाला बार्नेकल है और समुद्री एनिमोन के साथ रहने वाली क्लाउन मछली है और पशुओं के साथ उपस्थित बगले को सहभोजता की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि जैसे कोई पशु चल रहा है, उसके साथ साथ देखते हो सफेद वाला प्राणी से गर्दन हिलाते चलता है, उसको बोलते हैं बगुला। तो बगुला उससे क्या है, उसमें उसके साथ साथ चलता रहता है। उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होता है कि जैसे खुर रखे जानवर ने, खुर से क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जमीन खुद जाती है, उससे छोटे छोटे कीड़े बाहर आते हैं, बगुला आराम से खाता रहता है और कभी कभी हेल्प भी कर देता है, उसके कीड़े वीड़े खा लेता है जानवर के, ये भी। लेकिन ओवरऑल एक को उदासीन कोई फर्क विशेष पड़ता नहीं है, लेकिन बगुले को फायदा। अब आम की शाखा पर जो आर्किड है वो निकला और उससे आम से उसको पोषक तत्व नहीं लेने, आम को बस उसने आश्रय बनाया, अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन पेड़ की आड़ इसलिए ली जिससे वह ऊपर जाके सूर्य का प्रकाश ले सके। नीचे बेचारा बना रहता, आम की छाया हो जाती, तो फिर क्या ही फायदा था। तो इसमें क्या होता है, एक जाति को लाभ होगा, ये आएगा क्वेश्चन, इस बार लिख लो, एक जाति को लाभ होता है और दूसरी अप्रभावित रहती। अब बात करें अंतरजातीय परजीवता की, यानी कि एमेंसेलेज। इसमें एक जीव की हानि होती है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है। होता क्या है, जैसे
वृक्ष की छाया में पड़ने वाले जो छोटा पौधा होता है, जैसे बड़े पेड़ है उसके नीचे जो छोटा पौधा है वो वृद्धि नहीं करता है। यानी कि किसको घाटा हुआ? वृक्ष, बड़े वृक्ष के नीचे वाले पौधे को। और बड़े पेड़ को कोई नुकसान हुआ ना, तो एक को नुकसान हुआ और दूसरा अप्रभावित रहा, वो कहलाता है अंतरजातीय परजीविता यानी कि एमेंसेलिक। उदासीनता एक सैद्धांतिक स्थिति है, अभी तक ऐसा उदाहरण मिला ही नहीं। तो मतलब हर कोई एक दूसरे पे किसी ना किसी तरह से निर्भर है, उदासीन कोई नहीं, ना नेता ना टीचर ना एजुकेटर। देखिए हम हैं अपना फायदा देखते हैं, दूसरे अपना फायदा देखते हैं, पॉलिटिशियन अपना फायदा देखते हैं, टीचर भी पॉलिटिशियन की बुराई कर करके अपना फायदा देखते हैं, पॉलिटिशियन टीचर की तारीफ कर करके कि गुरु ही है वही है अपना फायदा देखते हैं। तो वो सब उदासीन, कोई भी न्यूट्रल है ही नहीं दुनिया में। कोई ना कोई किसी ना किसी की तरफ झुकाव रखता है और कोई ना कोई किसी ना किसी से फायदे की उम्मीद लगाए है। ये तो प्रकृति का नियम है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टोन प्रजाति का। इसमें 1 मिनट देखते हैं, चल रहे नहीं? हाँ, तो की स्टोन प्रजाति होती क्या है? देखो कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनकी संख्या भले ही कम लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे आपके कोई दोस्त होते होंगे, पैसे वाला नहीं होगा लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का बहुत है। या फिर ऐसे आपके यहाँ कोई नेता होगा, कोई पोस्ट मतलब विशेष नहीं होगी लेकिन वो वहां के माहौल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी कीस्टोन प्रजातियां होती हैं जो ना हो तो कई प्रजातियों को अस्तित्व संकट में आ सकता है। समझ रहे हो? अगर कुछ विशेष प्रजातियां ना हो और उनकी वजह से कई अन्य प्रजातियों पे बहुत व्यापक प्रभाव पड़े या उनकी संख्या पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़े तो वो प्रजातियां कहलाती हैं कीस्टोन प्रजातियां। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे देख लो, अंजीर के फलों पर उस वन के अधिकांश पशु पक्षी निर्भर होते हैं। कब? जब अन्य खाद्य पदार्थों की कमी होती है तब अंजीर के फल से भोजन प्राप्त होता है। और अगर अंजीर के पेड़ लुप्त हो जाए तो उस जो प्रजातियां हैं वो भी लुप्त हो जाएंगी। तो कीस्टोन प्रजातियों को संरक्षण आवश्यक ना। जैसे अंजीर है, अंजीर के पेड़ पे मैक्सिमम छोटे छोटे जीव और बंदर वगैरह निर्भर रहते हैं। ये तब फल देता है जब अन्न में सब अन्य जगह पर फल नहीं अवेलेबल होते हैं। तो अगर किसी जंगल से अंजीर के पेड़ ही समाप्त हो जाएंगे तो उस जंगल से अन्य प्रजातियां जो उस पर निर्भर अपने आप समाप्त हो जाएंगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी। इसलिए अंजीर का पेड़ उष्णकटिबंधीय वनों में क्या हो गई? कीस्टोन प्रजाति। तो देखो कीस्टोन प्रजाति की संख्या कम होने के बावजूद उनका आनुपातिक महत्व अधिक होता है, यानी कि संख्या भले ही कम लेकिन है प्रभावी। तो कीस्टोन प्रजाति के संरक्षण में संपूर्ण पारितंत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है और एक पारितंत्र इंपॉर्टेंट है, एक से अधिक कीस्टोन प्रजातियां भी रह सकती हैं। भाई आपका एक दोस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है, दो भी तो हो सकते हैं और दोनों दोस्त साथ भी में तो रह सकते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय वनों में हरे वृक्षों की बहुलता होती है, निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। इसके बावजूद उन्हें कीस्टोन प्रजाति नहीं माना जाएगा क्योंकि उनका प्रभाव उतना नहीं होता है जितनी की उनकी संख्या। यानी कि कीस्टोन में क्या, जैसे संख्या पर्याप्त है हरे पौधों पेड़ों की, लेकिन अंजीर के पेड़ अगर नहीं हुए तो जो बंदर, गिलहरियां, ये सब प्रजातियां ना, छोटे छोटे लाल मुंह के बंदर, ये सब रेड टेप मंकी, पांडा वांडा सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये भोजन तब उपलब्ध कराते हैं जब दूसरे में भोजन नहीं होता। और गजब बात यह है कि जब बंदर अंजीर को खाते हैं और मल के रूप में परित्याग करते हैं तो अलग अलग बंदर जाते हैं, तो वहां जाने के बाद जब उन्होंने त्याग किया उसके बाद क्या होता है कि पूरे की पूरे वहां जाने के बाद, 1 मिनट इसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रही है, चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। तो वहां जाने के बाद क्या होगा कि जब उनका मल इधर उधर जाता है उससे भी अंजीर के पौधे उगते हैं और पूरे जंगल में अंजीर हो जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है देख रहे हो? बंदर पे अंजीर निर्भर, अंजीर पे बंदर निर्भर। तो कीस्टोन प्रजाति किसकी हो गई? अंजीर का पेड़ हो गया। ठीक,
इकोटोन और कोर इफेक्ट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम आपको बताते हैं बहुत आराम से, बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे कोई पारितंत्र है एक और पारितंत्र है दो, मान लो यहां पर है समुद्र, ठीक है, और यहां पर है रेगिस्तान समुद्र से लगा हुआ, तो इसके बीच में ये रेगिस्तान है, तो समुद्र और रेगिस्तान की जो ओवरलैपिंग का क्षेत्र है, यानी कि जिसमें कुछ गुण समुद्री भी हैं और कुछ गुण रेगिस्तानी भी हैं, उदाहरण के तौर पर बता रहे, हो सकता है यहाँ पे हो जंगल, यहाँ पे मरुस्थल हो, या फिर यहाँ पर वो जंगल, यहाँ पे जल हो, या यहाँ पर कुछ पहाड़ हो, या और यहाँ पर कोई मैदान हो, तो इनके बीच का क्षेत्र यानी कॉमन क्षेत्र ये कहलाता है इकोटोन, यानी कि दो से अधिक। अब देखो इनकी भाषा में पढ़ लेते हैं, तो हमने अपनी में बता दिया कि दो से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र, जैसे ये दिखाया गया, ये वाला संक्रमण क्षेत्र, जहां और यहाँ पर जैव विविधता क्या होगी, अपेक्षाकृत अधिक होगी, यानी कि जितनी जैव विविधता इसमें होगी जितनी इसमें होगी वो इसके बीच वाले एरिया में अधिक होगी, और इसके साथ साथ जो प्रजाति इसमें पाई जाएगी और जो प्रजाति इसमें पाई जाएगी, इससे अलग प्रजातियां जो पाई जाती हैं वो ठीक है इकोटोन में पाई जाती हैं, और उसी को बोलते हैं कोर इफेक्ट। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन है, वो जलीय और स्थलीय पारितंत्र के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में, और उसके बाद स्थल भी है वहां पर, जल भी है, और वह एक इकोटोन है। और इसी तरह एस्चुरी लगून में घास पारितंत्र इकोटोन को प्रदर्शित करते हैं। एक इकोटोन पतली संकरी पट्टी से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकते हैं। इसका अर्थ है दो पारितंत्रों के मिलने से संकरण क्षेत्र में बदलाव की गति तीव्र या मध्यम हो सकती है। कोर इफेक्ट में क्या होगा, जैसे मान लो यहां पर मान लीजिए समुद्री सांप पाए जाते हैं, समुद्र है, और यहाँ पर रेगिस्तानी सांप पाए जाते हैं, तो जो इकोटोन है यानी कि इनके बीच का क्षेत्र होगा, हो सकता है यहाँ पर ऐसे सांप पाए जाते हों जो उभयचर हों, यानी कि जो पानी में भी रह सकते हों और रेगिस्तान में भी रह सकते हों, तो वो क्या कहलाता है, कोर इफेक्ट, कि दोनों के गुण पाए जाएं या फिर दोनों से बिल्कुल अलग भी गुण पाए जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जो संक्रमण क्षेत्र है ना दो पारिस्थितिकी तंत्र के यहाँ पे, तो इनसे बिल्कुल भिन्न भी जीव पाए जा सकते हैं और इनके दोनों के गुण वाले जीव भी पाए जा सकते हैं, ये कहलाता है कोर इफेक्ट। इसमें नहीं लिखा, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, आप शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। देखते जाओ, अभी सब निपटाते, आज ही खत्म करो सब, बस बहुत हो गया इनका। चल रहा है ना, हाँ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आ रही है सबको क्लियर, ठीक। 1 घंटे की अभी क्लास हुई है। जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है, जो विभिन्न प्रजातियों के बीच और उनकी जटिल पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को भी सम्मिलित करती है। यानी कि सबसे पहले तो मान लीजिए कोई एक एरिया है, उसमें कई तरह की प्रजातियां पाई जा सकती हैं, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, गधा, बंदर, कुछ भी। और फिर बंदरों में भी तो कई प्रजातियां पाई जाती है, लाल मुंह बंदर, नीला मुंह बंदर, छोटी पूंछ बंदर, बड़े पूंछ बंदर, बड़ी नाक बंदर, ये सब ऐसे ही सब में, गिलहरियों में, मनुष्यों में, सब में। तो ये सब क्या है, जैव विविधता है। सबसे पहले प्रजातियों की विविधता, फिर प्रजातियों में विविधता। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, इस पे कई जगह आपको अलग अलग लिखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि जैव विविधता का प्रयोग 1980 में ए नोट्स और IA मैकमेनस द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट है। ये जैव विविधता जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है। अगर कहीं पे जैव विविधता है तो अलग आंसर होगा, और अगर कहीं पे जैविक विविधता आए तो उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, वॉल्टर जी रोजेन ने, ये याद रखना। जहां पर जैविक विविधता आए तो वॉल्टर जी रोजेन, जैव विविधता आए तो फिर ए नोट्स और IA मैकमेनस ने। जैव विविधता एडवर्ड विल्सन द्वारा
जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया था और यह विविधता 3 स्तरों में पाई जाती है। कैसे कैसे ये देख लीजिए आप, और ये ऊपर का छोड़िए, केवल याद रखना है कि जैविक विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने और जैव विविधता 1980 में ए नोर्सो आई ए मैकमेनस ने प्रयोग किया था। बस। आनुवंशिक विविधता में क्या होता है कि एक ही प्रजाति आनुवंशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में विविधता दर्शा सकती है। प्रत्येक विशिष्ट प्रजाति की आंतरिक जीन संरचना अलग होती है, उन्हें अपनी ही जाति के सदस्यों से अलग पहचान देती है। उदाहरण के लिए अरबों मनुष्य एक दूसरे से अलग अलग चेहरे रखते हैं। यह क्या कहलाई? आनुवंशिक विविधता। मतलब आप हैं, आपका भाई है, आपका कोई रिश्तेदार है सब मनुष्य ही, लेकिन उनमें भी अलग अलग जीन के कारण थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप उनको अलग से पहचान सकते हैं, तो वो क्या कहलाई? आनुवंशिक विविधता। इसी तरह बकरों की 1000 नस्लें, किसी की भी, बकरे की, कुत्ते की आदि की 1000 नस्लें, और आनुवंशिक विविधता होती क्यों है? क्योंकि अनुकूलन के कारण। होगा क्या कि जैसे मान लीजिए यहाँ का आदमी है और यहीं का आदमी अगर दूसरे प्रदेशों में चला जाए, मान लो हम ठंडे प्रदेश में चले जाए ना, और ऐसे ही 2-4 पीढ़ी बाद तो अपने भी जो आगे की जनरेशन होगी वो ठंडे प्रदेशों के हिसाब से रंग रूप नक्शा चेहरा चाल चलन चरित्र सब कुछ होगा। वो लोग इधर आ जाएंगे तो उनका चाल चलन चेहरा चरित्र रहन सहन खान पान सब कुछ होगा, और उनमें के चेहरे और हाइट वेट सब में परिवर्तन आएगा वहां के पर्यावरण के अनुकूलन के अनुसार। जैसे आप मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, आपको हाइट कम मिलती है। हाइट कम क्यों मिलती है? क्योंकि वहां ऊंचाई है, और ज्यादा हाइट बैलेंस बिगाड़ सकती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर क्या होगा? गठीला मिलेगा, आपको हष्ट पुष्ट मिलेगा पहाड़ी आदमी, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं मिलेगा, जिससे क्योंकि वह पहाड़ों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित है। मैदानी भागों में रहने वाला व्यक्ति, हम आपको मैक्सिमम, आज की बात नहीं, मतलब मैक्सिमम आपको लंबे मिलेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी देख लीजिए, वहां पर दलदली भागों में रहने वाला व्यक्ति आपको उतना, मतलब आज की दुनिया में कहेंगे तो उतना आकर्षक नहीं दिखेगा। आकर्षक तो सभी होते, एक बात बता रहे हैं कि उतना आकर्षक नहीं दिखेगा, है ना। ठंडे प्रदेशों में सब कोई गोरे गोरे दिखते हैं। क्यों? त्वचा के रंग में, त्वचा के रंग के कारण ही, जिससे सूर्य की किरणों का ऐसा इंपैक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है। अब बात करते हैं जाति विविधता यानी कि स्पीसीज की। यह प्रजातियां यह विभिन्नता प्रजातियों के स्तर पर। किसी विशिष्ट प्रजाति की जाति विविधता इस बात से तय होती है कि निर्धारित बायोम में उसकी संख्या यानी कि पॉपुलेशन प्रत्येक जाति के सभी जीवों की संख्या के अनुपात में कितनी। इसे निम्न संबंध से मापा जा सकता है। उसको छोड़ो, पहले बात समझो, आगे की अपने आप वो समझे। जाति समृद्धि यानी कि स्पीसीज रिचनेस क्या होती है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या कितनी है, उनका पर्यावरण के साथ अनुकूलन कैसा है, इसकी माप की जाती है। एक मान लीजिए किसी क्षेत्र है, उसमें कुल प्रजातियों की संख्या कितनी और उनका पर्यावरण के साथ अनुकूलन कैसा, ये सब माप की जाती है जाति समृद्धि यानी कि स्पीसीज रिचनेस से। इसमें किसी में क्वेश्चन आता है तो अल्फा बीटा गामा से आता है, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है इन्हीं से, और ये आपको बिल्कुल पढ़ के जाने। तो अल्फा विविधता क्या होती है? ये जाति समृद्धि की संकल्पना से ही मिलती जुलती है, अर्थात एक क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या कितनी, एक क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या कितनी, ये आता है अल्फा विविधता के अंतर्गत। यह विविधता किसके स्तर पर होती है? आनुवंशिक स्तर पर। उसके बाद बीटा विविधता का मतलब क्या हो गया? जिसमें प्रजातियां पर्यावरणीय अंतरों के बीच परिवर्तित होती हैं, यह प्रजाति स्तर पर होता है। तो अल्फा विविधता हो गया आनुवंशिक स्तर पर, आनुवंशिक स्तर पर। बीटा विविधता हो गया प्रजातीय स्तर पर, ठीक है, प्रजाति स्तर पर। और नई प्रजातियां, और गामा विविधता हो गया समान आवास के स्थानों के बीच में दूरी के साथ जाति बदलाव की दर को गामा विविधता कहते हैं। यह सामुदायिक स्तर पर होती है यानी पॉपुलेशन स्तर पर, और इस क्षेत्र में अलग अलग पारतंत्रों में मौजूद संपूर्ण विविधता की माप इसके अंतर्गत की जाती है। यानी कि समान आवास के स्थानों के बीच में दूरी के साथ साथ जाति बदलाव, उस स्थान से दूरी के हिसाब से उनकी
विविधता जो आ गई, उसको बदलाव की दर है, उसको बोलते हैं गामा विविधता। ठीक है, अब बात करते हैं जातीय बाहुल्यता के बारे में, यानी कि स्पीशीज एबंडेंस। तो एक क्षेत्र की कुल प्रजातियों का अनुपात दूसरे क्षेत्र की प्रजातियों के अनुपात की तुलना में कितना अधिक है, इसकी माप की जाती है जातीय बाहुल्यता के द्वारा, स्पीशीज एबंडेंस। यहाँ की प्रजातियां और यहाँ की प्रजातियां, इनकी संख्या का अनुपात एक दूसरे से कितना है, वो जातीय बाहुल्यता हमें पता चल जाता है। अब बात करते हैं वर्ग की, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक, और जाति वृत्ति यानी कि फाइलोग्नेटिक। ये प्रजातियों के विभिन्न समूहों के मध्य आनुवंशिक संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी पूछ लेते हैं तो वर्ग की है। जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है, जैव विविधता में कमी क्यों आ रही है, यानी कि प्रजातियों की संख्या में कमी क्यों आ रही है। एक तो उनके आवासों को नुकसान पहुंच रहा है और संसाधनों का अतिदोहन किया जा रहा है, और विदेशी जातियों का आक्रमण हो रहा है। विदेशी जाति मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक जंगल है, ठीक है, वो जंगल रबर के प्लांटेशन के लिए है ही नहीं, वहां का मुख्य वृक्ष है शीशम और बबूल। अब आपने वहां पे लगा दिए रबर के कई सारे पेड़, तो क्या आ गई, विदेशी जाति का आक्रमण हो गया और सह विलुप्तता, यानी कि एक जाति विलुप्त होने, जैसे हमने बताया अगर मान लो अंजीर विलुप्त हो जाए तो कई बंदर और गिलहरियां भी विलुप्त हो जाएंगी। इसके अलावा बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, बीमारियां जैसी प्राकृतिक कारण, प्रदूषण, आर्द्र भूमियों का भरना, मानव के कारण और विस्फोट आदि, बम धमाके कुछ भी कर दो, उनके कारण आग लगना प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं जैव विविधता का संरक्षण के बारे में। तो जैव विविधता का संरक्षण कैसे, देखो जरूरी क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जैव विविधता का संरक्षण जरूरी क्यों, हमें क्या पड़ी, अरे जान दो प्रजाति कम हो रही, कम हो जान दो, क्या फर्क है, दो शेर नहीं मिले प्लास्टिक के बनवा लेंगे, कोई दिक्कत है क्या। हाँ जी दिक्कत है, अगर शाकाहारी अथवा मांसाहारी अथवा सर्वाहारी तीनों की संख्याएं और उन बैलेंस में नहीं रही तो पर्यावरण पर घातक प्रभाव होंगे, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़े से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र के जल स्तर ग्लोबल वार्मिंग से वर्षा बढ़ेगा, वर्षा बढ़ेगा तो मच्छर बढ़ेंगे, मच्छर बढ़ेगा तो डेंगू बढ़ेगा, डेंगू बढ़ेगा तो डॉक्टर बढ़ेंगे, डॉक्टर बढ़ेंगे तो आप नहीं बढ़ेंगे। इस तरह से सब कुछ समाप्त हो सकता है। एक बताया अभी तो हमने, और जब हमने बताया था जितना खाद्य जाल जटिल होगा उतना ही पर्यावरण संतुलित रहने की संभावना। मान लीजिए एक खाद्य जाल में 3 लोग हैं और एक हट जाए तो पूरा तो काम ही बिगड़ जाए, इसलिए खाद्य जाल में कई सारे प्राणियों का होना आवश्यक है कि एक के विलुप्त होने से पूरे पे संतुलन बना रहे, कोई नई प्रजाति आ जाए तब तक उसकी जगह लेने के लिए। अब जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियां हैं कि आपको जैसे पढ़ाने की घर में 2 विधियां होती थी, कौन सी, या तो आपको घर पे पढ़ाते थे या हॉस्टल में डाल देते थे। तो स्वस्थानीय यानी कि अपनी जगह पे, तो इन सीटू होता था, इन सीटू यानी कि अपने स्थान पर। तो जैव विविधता संरक्षण की विधियां कौन सी, इन सीटू, और एक्स सीटू क्या है, आपको हॉस्टल में भेज दिया तो उसी को बोलते हैं एक्स सीटू, यानी कि जिस प्रजाति जहां पर पाई जाती है उसी जगह पर अगर उसका संरक्षण कर दें तो वह स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू, तो वहां पे बना दिया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, संरक्षित वन, पवित्र उपवन व झीलें। पवित्र उपवन व झीलें मतलब क्या होता है, कई जगह ऐसी होती हैं जो आदिवासियों के संरक्षण में होती हैं या फिर उन्हें लोग जातियों जनजातियों के संरक्षण में होती हैं जो पर्यावरण का संरक्षण करते ही करते हैं, क्योंकि वो सब होते हैं प्रकृति पूजक। या मान लीजिए किसी मंदिर से या किसी संस्था से अटैच कोई जगह है और उसका संरक्षण किया जा रहा है, तो ये सब स्वस्थानीय हो गया यानी कि इन सीटू हो गया। एक्स में क्या हो गया कि बाहर से अलग अलग जानवर मंगाए गए, उनको चिड़ियाघरों में भेज दिया गया, वो हो गए बास्थान यानी कि एक्स2। वनस्पति उद्यान यानी कि बोटेनिकल गार्डन, ये उदाहरण आ जाते हैं कि बोटेनिकल गार्डन किसका उदाहरण है, इन2 का कि एक्स2 का। इसके अलावा जीन बैंक, वहां पर जीन सुरक्षित रखे, बीज बैंक यानी कि सीड बैंक, जीन सफारी पार्क, उत्कीर्ष संवर्धन केंद्र, और क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन होता क्या, अत्यधिक निम्न ताप पर किसी को संरक्षित करने की क्रिया, यानी कि बीजों को मान लो संरक्षित करना है तो उसमें आप कम से कम 100 वर्ष तक संरक्षित कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, उसमें जीव क्या होता है, सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, फिर जब उसको उसके अनुकूलित टेम्परेचर मिलेगा तो वो
ग्रो करने लगेगा। तो ये भी एक व्यवस्था है। तो ये सब एक्स-सी2 की है। इन-सी2 मतलब जहां है वहीं, एक्स-सी2 मतलब जो एक्स माने क्या होता है, बाहर या चली गई, ऐसे याद रखोगे आप तो ठीक है। तो बाहर एक्स-सी2 संरक्षण में हमने आपको बता दिया, तो अब हम इसमें ये नहीं बता रहे हैं। देखो क्रायो प्रिजर्वेशन इसने बता दिया, अपन तो बिना पढ़े, अपने को सब आता है, होशियार आदमी ना बचपन से। तो देखो आजकल निम्नता परिरक्षण यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकों के माध्यम से दुर्लभ प्राणी के युग्मकों यानी कि गैमीट को लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है, जो बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक अन्य लाभ है। क्रायो प्रिजर्वेशन में पदार्थ को द्रव नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, द्रव नाइट्रोजन लिक्विड लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, ताकि सभी उपापचयी क्रियाएं निलंबित हो जाएं, जो हमने कहा कि वो सुसुप्तावस्था में। इसके बाद जीन बैंक ये पूछ लेता है कहां पर उपस्थित है, और इतना ज्ञान नहीं पूछता है। तो जीन बैंक अथवा सीड बैंक क्या होता है, तो आनुवंशिक संसाधनों का बाह्य स्थानीय संग्रहण और संरक्षण जीन बैंकों एवं बीज बैंकों के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले आपको यही पूछ लेगा कि राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो यानी कि NBPGR कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। तो पौधों से संबंधित प्रजातियों और उगाई जाने वाली फसलों की किस्मों के बीजों को यह संस्थान क्या करता है, संरक्षित। तो राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो यानी कि NBAGR, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। इसमें पालतू पशुओं के आनुवंशिक पदार्थ का रख रखाव किया जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ये लखनऊ में स्थित है। ये संस्थान मछलियों की प्रजाति और अनुसंधान के संबंध में कार्य करता है। अब बात करते हैं स्वस्थाने, हमने आपको बता दिया जहां पाया जाता है वहीं पर ही संरक्षित कर दिया जाए, और इन-सी2 के लिए आगे छोड़ दो, इसको कोई बात है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रत्येक देश के लिए अपने संपूर्ण पारितंत्र को संरक्षित करना आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी या व्यवहारित होता है। इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए जैव विविधता स्थानिक जातियों की उपलब्धता से भरपूर कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जो पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन्हें हॉट स्पॉट कहा गया है। पूरे विश्व में ये हमने बताया, ये छोड़ दो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हम अभी बताएंगे करंट में क्या है, संख्या अंख्या छोड़ो। और भारत में हॉट स्पॉट के उस समय कितने क्षेत्र थे, 3 क्षेत्र थे, अभी भी शायद 3 ही है। पहले देख लो कौन कौन से हैं, ये पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। वर्तमान संख्या छोड़ो, लेकिन ये पश्चिमी घाट व श्रीलंका, इंडो वर्मा यानी कि जो भारत और बर्मा यानी कि म्यांमार के बीच का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट ये नीचे वाला और श्रीलंका का क्षेत्र है, और पूर्वी हिमालय यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ठीक, पूर्वी हिमालय यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो ये भारत में कितने हो गए, 3 हॉट स्पॉट। तो कभी कभी इंडो बर्मा क्षेत्र को हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके कारण हॉट स्पॉट की संख्या कई जगह 2 मिल जाएगी आपको, कई जगह 3 मिल जाएगी। लेकिन आपको ये याद रखने हैं कि 3 पश्चिमी घाट व श्रीलंका, मतलब पश्चिमी घाट तो याद रखेंगे, भारत का पश्चिमी घाट केरल वाली साइड, इंडो बर्मा यानी कि भारत और म्यांमार यानी कि भारत का नागालैंड मिजोरम वाली साइड और म्यांमार के बीच का हिस्सा, ठीक, और पूर्वी हिमालय, यही है भारत के हॉट स्पॉट। अब बात करते हैं पवित्र उपवन व पवित्र झीलों की। हम आपको बता चुके हैं, वही बात है, छोटे छोटे वन होते हैं जो धार्मिक पवित्रता के कारण आदिवासी समुदायों के द्वारा संरक्षित होते हैं। पवित्र वन भारत के कई राज्यों में स्थित, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, याद रखना है। सिक्किम में खोचियो पलरी झील को लोगों द्वारा पवित्र माना गया है, जिसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी, खेचियो पलरी झील कहां पर स्थित है, याद रखो, खेचियो पलरी झील। खेचियो पलरी झील कहां स्थित है, सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। आंध्र प्रदेश में जो पवित्र वन है उसको सीधे पवित्र वन नाम से ही जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में है गुम्पा वन, कौन सा वन, गुम्पा वन। इसके बाद मणिपुर में है
गमखाप या मोहाक जो पवित्र बांस रिजर्व है, मोहाक कहां पर है? मणिपुर में। और गमखाप कहां पर है? मणिपुर में। राज्य उनके पवित्र उपवनों के स्थानीय नाम, तो मणिपुर में गमखाप और मोहाक। मोहाक क्या है? पवित्र बांस रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में गुम्बा वन पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में जो वन है उनको सीधा नाम ही दे दिया पवित्र वन। इसके बाद महाराष्ट्र में है देवराई और देवगुड़ी, ये पवित्र वनों के नाम है। मेघालय है कीला लिंगदोह और कीला नियाम, ठीक है। कर्नाटक में बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, देवारा काडू। उत्तराखंड देवभूमि और बुग्याल, इंपॉर्टेंट है, याद भी हो गया होगा। राजस्थान में जोग माया और ओरांस, इंपॉर्टेंट है, ओरांग नहीं है ओरांस है। और उड़ीसा में जाहेरा पवित्र उपवन है, ठीक। अब बात करते हैं जैव मंडलीय आधारित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी चर्चा करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृश्य भूमि का सम्मिलित रूप जो बृहद स्थलीय और जलीय पारितंत्र को समाहित करता है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। और किसी भी क्षेत्र को जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है? संबंधित देश की सरकार उसे नामित करे और यूनेस्को अपने मैब यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत उसको मान्यता दे। हालांकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र उस देश के क्षेत्राधिकार में होते हैं जहां वो अवस्थित होते हैं, यानी कि उनका सब कुछ क्षेत्राधिकार देश का, लेकिन उन्हें मान्यता कौन देता है? यूनेस्को की मैब यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत। एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, और इसके अंदर हो सकते हैं कई राष्ट्रीय उद्यान, कई नेशनल पार्क, कई वन्यजीव अभ्यारण्य, कई पक्षी अभ्यारण्य, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा इलाका हो गया जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी कि वह क्षेत्र जो जीवों की विविधता के लिए और प्राकृतिक रूप से समृद्ध। तो ये इसमें जल भी होगा, स्थल भी होगा, सब कुछ होगा। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र 3 भागों में बांटे जाते हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। नंबर 1 कोर जोन यानी कि अंदर का हिस्सा, फिर हो गया बफर जोन और फिर हो गया आउटर जोन। तो कोर जोन होता है वो स्थानिक एंडेमिक प्रजातियों और प्रजाति विविधता से भरपूर क्षेत्र होता है और मानव गतिविधियां यहाँ पर प्रतिबंधित होती हैं। केंद्रीय क्षेत्र यानी कि कोर जोन कहलाता है। केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है या वन्य जीव अभ्यारण्य का कुछ आरक्षित भाग भी हो सकता है। तो एक बात याद रखो, कोर जोन यानी कि अंदर जोन मानव की गतिविधियां क्या है? प्रतिबंधित हैं, केवल वैज्ञानिक कार्य किए जा सकते हैं, मान लीजिए किसी प्राणी का रखरखाव। बफर जोन में क्या होता है? कुछ मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं। कोर के ठीक बाहर सेकंड नंबर का जो है ये कहलाता है बफर जोन। इसके चारों ओर बफर जोन, इसमें कुछ मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे शिक्षा, मनोरंजन, घूमने आ गए आप, गाड़ी से शेर देखने आ गए, मछली पालन, पशु चलाना आदि हो सकता है, ठीक है। और ट्रांजिशन जोन क्या होता है? जो बाह्य क्षेत्र हमने बताया आपको, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, तो वह जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का कौन सा भाग है? बाहर, सबसे बाहर का भाग है जिसको परसीमित नहीं किया जाए। मतलब यहाँ पे स्थानीय लोग के सहयोग सामंजस्य गतिविधियां होती हैं और यहाँ का प्रबंधन विशेष रूप से ध्यान रखता है कि इसमें मानवीय अधिवास प्रबंधित वन सभी सम्मिलित रूप से पाए जा सकते हैं। कि संक्रमण क्षेत्र में कुछ हद तक कृषि भी हो सकती है, कुछ हद तक, और स्थानीय लोगों के सहयोग से, ऐसे नहीं कि बड़े स्तर पर हो। तो कोर जोन हो गया सबसे अंदर का क्षेत्र जिसमें मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई। बफर जोन यानी कि संक्रमण जोन यानी कि ट्रांजिशन, बफर जोन में क्या हो गया? दोनों के बीच की स्थिति, यानी कि कुछ मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं, घूमने आगे, पशु चारण हो गया और मत्स्य पालन हो गया, या शिक्षा की दृष्टि से वैज्ञानिक और आगे घूमने वगैरह। इसके बाद संक्रमण जोन में उतना प्रतिबंध नहीं रहता है, लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से इस पर नजर रखी जाती है और बाकी गतिविधियां इसमें आसानी से की जा सकती है।
ये हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व के 3 भाग। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, पर्यावरण से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण संगठन हैं उनके बारे। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि कुछ भी सीटेट टेट ये सब कोई एग्जाम है यार, कुछ भी नहीं है इनमें। ये माहौल बना हुआ, आप डर रहे हो और वो डर आपको डर बेच रहे हैं। हम तो कितने बार इनसे यही कह चुके हैं कि पैसे जितने लेते हो उससे डबल ले लो, कम से कम समय बर्बाद मत करो। इनमें कुछ नहीं है। ये आप वीडियो, हमने पीडीएफ क्यों उठाई किसी की, अपनी भी तो बना। सेम चीज हम लिखते भाई, हमारे में आयुसीएन बदल जाएगा क्या, कि आयुसीएन की स्थापना दिवस बदल जाएगा, कि आयुसीएन का मुख्यालय बदल जाए, कुछ बदल जाएगा क्या जो हम अपनी इतनी मेहनत करें। भाई तुम्हारी उठाई, तुमको एक क्रेडिट है, तुम जानो। और इनकी क्यों उठाई, हाँ हमारे पास 8-10 पीडीएफ थी, ये सबसे ठीक लगी कि इसमें सब कुछ कवर है तो इससे करा दिया। ऐसा नहीं कि यही अवेलेबल थी इससे कर। और इसी तरह से हम आपको कवर कराते रहेंगे। बाकी सब सब्जेक्ट डरने की जरूरत नहीं है, इतना अगुआ बनाए रखे, इतना बड़ा एग्जाम ये है नहीं, समझ रहे हैं। ये कोई सुपर टेट नहीं है कि इससे जॉब मिलनी, इसमें पास होना बहुत आराम से हो जाओ। तो चलिए आयुसीएन की बात करें, पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो आयुसीएन, आयुसीएन जो है वो विश्व का सबसे पुराना, सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। स्थापना होती है अक्टूबर 1948 में, याद रखना अक्टूबर 1948 में। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। मुख्यालय याद रखना इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जो है जिनेवा के निकट। अब कई बार यह भी पूछा गया है पीसीएस जैसे एग्जाम में कि आयुसीएन में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो आयुसीएन में सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ दोनों सम्मिलित होते हैं। इसमें 200 से ज्यादा सरकारी संगठन और 1000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठन आयुसीएन के सदस्य हैं। जैव विविधता का संरक्षण अर्थात पौधे एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना और प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही आयुसीएन का मुख्य कार्य है। और रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है, यानी कि संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची, जिसको क्या बोलते हैं, रेड डेटा लिस्ट। तो क्वेश्चन यही बनता है, रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है। रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आयुसीएन के। इसके बारे में और क्या, 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसमें सरकारी गैर सरकारी दोनों सदस्य होते हैं और मुख्यालय ये हो गया आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। बस बन गया। कितने क्वेश्चन बनेंगे, यही तो क्वेश्चन बन सकते हैं बस, बहुत बड़ा एग्जाम थोड़ी है। अब आगे बात करते हैं WWF की। WWF वो वाला लड़ाई बड़ाई वाला नहीं, वैसा वाला। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ये याद रखना। WWF ये क्या है, गैर सरकारी। देखो सरकारी संगठन क्या होते हैं, जिसमें विभिन्न देश की सरकार है सम्मिलित हो और उनके मंत्री मीटिंग में भाग ले। और गैर सरकारी में क्या होता है कि एनजीओ वगैरह चलाती हैं। तो जो 1961 में, ठीक है, WWF की स्थापना होती है 1961 में स्विट्जरलैंड में एक धर्मास्त्र यानी कि चैरिटेबल फंड के रूप में। यह विश्व का सबसे स्वतंत्र संरक्षण संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए काम करता है। स्लोगन क्या है, फॉर ए लिविंग प्लेनेट, याद रखना है, फॉर ए लिविंग प्लेनेट। ये है स्लोगन किसका, WWF का। स्थापना 1961 में होगी। एक प्रकार का कोर्स है जिसमें आधे से अधिक हिस्सा व्यक्तिगत निजी स्वैच्छिक दान के रूप में आता है, बाकी हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड से पूरा होता है, यानी कि ये लोग पैसे देते हैं।
इस संगठन का कार्यालय विश्व के अधिकांश देशों में है, भारत में भी WWF इंडिया स्थित है। तो केवल आपको 1961 इसका फॉर ए लिविंग प्लेनेट इसका लोगो याद रखना है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां पर? मोरजेस में। किसमें? मोरजेस में। मोरजेस में। बात खत्म, आगे बढ़ो। उन्नीस से पहले इसका नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड फंड, WWF। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड था 1986 तक इसका नाम। ठीक है, अब क्या हो गया है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। UNEP बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। UNEP, UNEP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। UNEP, ठीक है। UNEP का गठन हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जानते हो? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में जो सम्मेलन हुआ, स्वीडन में जो सम्मेलन हुआ और मानव पर्यावरण पे जो कॉन्फ्रेंस हुई 1972 में स्थापना हो गई UNEP की। मुख्यालय UNEP का पूछा जाएगा तो मुख्यालय हो गया केन्या। केन्या में कहां पे? नैरोबी। और यह है अंतर सरकारी, इंटर गवर्नमेंटल तरीकों से समन्वय के लिए उत्तरदायी है। UN की एजेंसी है, पर्यावरण के निरीक्षण और परिरक्षण के लिए उत्तरदायी। ठीक है, UNEP की देखो सिंबल, ये बाली बनी हुई है, ये UNEP। तो विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया। उदाहरण के लिए 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय पैनल यानी कि IPCC का गठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और UNEP ने ही मिलकर बनाया था। इसी तरह वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा GEO के क्रियान्वयन एजेंसी भी UNEP। आपको इतना याद नहीं, मुख्यालय याद रख लेना, स्थापना दिवस याद रख लेना और किस सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई ये आपको याद रख लेना। और विश्व पर्यावरण दिवस याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को किसकी पहल पे मनाया गया? UNEP की। और यह निर्णय लिया गया स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, लेकिन पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया और हर साल मनाया जाता है। अब बात करते हैं साइट्स की। साइट्स की तो साइट्स का फुल फॉर्म आता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साइट्स का फुल फॉर्म आ सकता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये होता है वन्य प्राणी जात वनस्पति जात यानी फ्लोरा फौना की संकटापन्न स्पीसीज के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। पूछ ले साइट्स किस पे संबंधित है, तो साइट्स है संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे संबंधित है। तो साइट्स की स्थापना होती है, याद रखना, साइट्स की स्थापना होती है 1963 में। किसने करी? IUCN के सदस्यों के द्वारा। IUCN के सदस्यों द्वारा स्थापना होती है 1963 में साइट्स की। ठीक है, और उसके बाद 1973 में क्या होता है कि विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है और साइट्स अस्तित्व में आया, जो 1975 से समझौता प्रभावी हुआ। कब हुआ? 1975, और इसको वाशिंगटन सम्मेलन भी कहते हैं। साइट्स का मुख्यालय, साइट्स का मुख्यालय पूछ लेंगे तो साइट्स का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड। साइट्स का मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। प्रशासन यानी कि प्रशासकीय कार्य देखता है UNEP और
उद्देश्य पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स का उद्देश्य है वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट क्या है, वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना। अब बात करते हैं आईपीसीसी की। तो आईपीसीसी यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, वैश्विक संस्था है और इसका कार्य है मानवीय, कार्य जरूर याद रखना, मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना। कुछ याद रखो ना रखो, किसी भी संस्था का हमेशा याद रखो उसका काम क्या है। तो उसका काम है वैश्विक संस्था, जिसका कार्य है मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना। आईपीसीसी का गठन होता है 1988 में। कौन कौन सी संस्थाओं ने किया? WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन और UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है, WMO और UNEP ने किया आईपीसीसी 1988। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसके बाद आईपीसीसी की पहली विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई 1990 में। आपको याद रखने की जरूरत इतनी है नहीं, बस ये याद रखो कि स्थापना आईपीसीसी की होती है 1988 में और इसमें शामिल कौन थे? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO और UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बस, और कार्य जलवायु परिवर्तन के, मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन। आगे बढ़ो। पृथ्वी सम्मेलन की बात करें, सबसे पहले सनी पूछ लेता है तो 1992 में हुआ। आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ कहां? 1992। क्या हुआ? पृथ्वी सम्मेलन कहां पर? रियो डी जेनेरियो। कहां पे स्थित है? ब्राजील में। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो इसी को क्या कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन। ठीक है, और इसका आधिकारिक नाम क्या है? UNCED यानी कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है किस पर? पर्यावरण एवं विकास पर। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, UNCED। अब बात करते हैं एजेंडा 21 की बात करते हैं। तो एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित कार्य योजना है। विश्व के सभी क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी कार्यों को करने के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करती है। अब बात करें आगे जैव विविधता पर होने वाले या हो चुके विभिन्न सम्मेलन के बारे में कि कौन से, इसमें यह क्वेश्चन आता है कि इस सम्मेलन का संबंध किससे है? किसी के लिख देंगे कि प्रदूषकों से है, किसी के लिख देंगे ओजोन लेयर से है, किसी के लिख देंगे ग्लोबल वार्मिंग से है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कार्टाजोना प्रोटोकॉल, कार्टाजोना प्रोटोकॉल याद रखना कब? 29 जनवरी 2000 को कोलंबिया के कार्टाजोना नामक स्थान पर हुआ और 2003 को यह प्रभावी हुआ। तो कार्टाजोना या कार्टाजोना प्रोटोकॉल ये होता है 2000 में, प्रभावी होता है 2003 से। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। इसमें क्या होगा कि संबंधित किससे है कि आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों से संबंधित है कार्टाजोना प्रोटोकॉल और उससे जैव विविधता की रक्षा करना। यह प्रोटोकॉल विभिन्न देशों के बीच जीवित संवर्धित जीव, ठीक है, के आयात निर्यात की प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधी मानक भी तय करता है। जीवित संवर्धित जीव का अर्थ है
आनुवंशिक संवर्धित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट्स। जैव विविधता पर सम्मेलन, कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी सीबीटी के पक्षकार पार्टी देशों का 10वां सम्मेलन कहां पर होता है? नागोया में होता है, नागोया। और यहां पर आइची नामक स्थान पर हुआ। कब हुआ? 2010 में। तो नागोया प्रोटोकॉल कब होता है? 2010 में। और आइची लक्ष्य भी रखे गए। सम्मेलन की समाप्ति पर ऐतिहासिक नागोया प्रोटोकॉल जारी किया गया, जो आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के स्वास्थ्य एवं समान बंटवारे से संबंधित है। इसके अलावा कुछ 10 वर्षीय शॉर्ट टर्म नीति बनाई और 2050 तक की अवधि के लिए कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। 10 वर्षीय शॉर्ट टर्म 2011 से 20 में जैव विविधता संरक्षण के लिए 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य दिए गए, जो सम्मिलित रूप से क्या कहलाए? आइची लक्ष्य। क्यों? क्योंकि जापान में आइची नामक स्थान पर हुआ था नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, 10 वर्षों के लिए जैव विविधता वर्ष 2011 से 20 के बीच में। इसमें 5 शीर्षक में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से? इसमें सब कुछ देखो। नागोया प्रोटोकॉल क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि प्राकृतिक जैविक रूप से चेंज जो फसलें हैं या जीव हैं, उनसे जैव विविधता को होने वाले संभावित खतरों से बचने से संबंधित था नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल याद रखना। ठीक है, इनमें 5 शीर्षकों में विभाजित कर दिया गया। जैव विविधता ह्रास के कारणों को मुख्यधारा में लाना और सरकार व समाज को उससे अवगत कराना, जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना, उसके सतत उपयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा पारितंत्रीय प्रजाति और आनुवंशिक विविधता का संरक्षण कर जैव विविधता को उत्पन्न करना, जैव विविधता और पारितंत्रीय सेवाओं के प्राप्त लाभों को बढ़ाना। इसके बाद सहभागिता मूलक योजना निर्माण, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता का निर्माण द्वारा नीतियों के क्रियान्वयन को आसान बनाना। ये एग्जाम में आपके नहीं आए थे। इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष किसे घोषित किया था? घोषित किया था। अंतरराष्ट्रीय इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो वो है 2010 को। इंपॉर्टेंट 2010 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था यूएन के द्वारा। ठीक है, और जैव विविधता दशक हमने पहले ही बता दिया 2011 से 2020। ये है जैव विविधता दशक, नागोया के तहत हुआ था। 22 मई को बनाया जाता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, वो है 22 मई को। ठीक, अब ये थीम इसमें याद नहीं करना कि ये 2016 की बात हो रही है, अकल से पढ़ो। 2012 सम्मेलन का क्यों पढ़ना है? क्योंकि वो हैदराबाद में हुआ था, यानी कि भारत में हुआ था, इसलिए उसको याद रखना है। तो जैव विविधता सम्मेलन 2012 कहाँ हुआ था? हैदराबाद, यानी कि भारत में हुआ था। और इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि COP 11। भारत के कौन से शहर? हैदराबाद शहर में हुआ था। ठीक है, जो जैव विविधता सम्मेलन की इसमें 20वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। इसके बाद रियो +5, यानी कि 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एजेंडा 21 के 5 वर्षों के क्रियान्वयन के समीक्षा के लिए विशेष सम्मेलन रियो +5 बुलाया था। क्योंकि 1972 में हो गया था रियो सम्मेलन, इसी में आ गया था एजेंडा 21। इसके बाद होता है रियो 10। ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन नाम से भी जाना जाता है। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 भी कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 2002 कहते हैं जोहान्सबर्ग और रियो प्लस। इसे सतत विकास पर विश्व सम्मेलन कहते हैं।
इस सम्मेलन में एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया। इसके अलावा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया। तय कल आपको लगानी नहीं। इसके बाद बात करते हैं रियो 20 यानी कि फिर से रियो डी जेनेरियो ब्राजील 2012 में हुए और 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के ठीक वर्षों बाद रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के नेताओं के साथ साथ निजी क्षेत्र को, गैर सरकारी संगठनों और अन्य समूहों ने भी भाग लिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास से संबंधित थे रियो डी जेनेरियो 20। एक चीज आप याद रखो, अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ भी है, तो आप चिंता मत करिए। जब हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में करा देंगे तब बची हुई चीजें भी याद हो जाएंगी। अभी बस आप समझने का प्रयास करें कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब एसडीजी के अंतर्गत कितने लक्ष्य हैं एसडीजी के? तो आंसर है 17। न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के तौर पर 17वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 2015 में। एसडीजी 2030 क्या है? एसडीजी 2030 अब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का स्थान विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के इन महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य अगले 15 सालों में, कितने? 15, याद रखना, अगले 15 सालों में गरीबी, भूख को समाप्त करना, लिंग समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस नई रूप का अपनी दुनिया में बदलाव, टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा कुछ अंगीकार किया। इसमें अगले 15 सालों के लिए 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए। पहले 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए थे। अभी क्या है हम बताएंगे अगले वीडियो में, अगले माने इसके बाद वाले वीडियो। एसडीजी 17 क्या थे? 2030 में जो पहले 2030 तक पाने का लक्ष्य था, 17 विकास लक्ष्य, गरीबों के सभी रूपों पूरे विश्व से समाप्ति, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। इसके अलावा सभी आयु के वर्ग के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर प्रदान करना, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को भी सशक्त करना, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की व्यवस्था उपलब्धता सुनिश्चित करना, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। एसडीजी के गोल्स हैं ये। इसके बाद 8वें नंबर पे आते हैं, सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, देशों के मध्य और भीतर असमानता को कम करना, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, ये भी एसडीजी में ही शामिल है। यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो 17 है उनमें ये शामिल है। इसके अलावा बात करें तो स्थायी सतत विकास लक्ष्यों के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और उपयोग पर भी ध्यान देना। और आगे देखिए, सतत उपयोगों को बढ़ावा देने वाली स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियां, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। आगे बात करें तो सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, उसके साथ साथ उन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन के लिए साधनों को मजबूत करना भी एसडीजी के लक्ष्य थे अगले 15 वर्षों में पूरा करने के लिए। यानी कि कब तक? 2030 तक। ये बार बार पूछा जा सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं 2030। रेड की बात करें तो पूछा जाएगा इस बार ये क्वेश्चन, रेड प्लस क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूएनएफसीसी की CCC के सदस्य देशों द्वारा विकसित एक ऐसा तंत्र
है जो विकासशील देशों की वनों की रक्षा को प्रोत्साहन देता है। कैसे वनों की रक्षा? विकासशील देशों की। किसके द्वारा ये बनाया गया है तंत्र? UNFCCC के द्वारा। कौन सी? रेड। यही क्वेश्चन बनते हैं। मोटे तौर पर हम रेड को किस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि विकासशील देश अपने वनों का बेहतर प्रबंधन और वन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो विश्व की औसत जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। और इसके लिए हमने विभिन्न विकसित देशों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। यानी कि देखिए विकसित देश ने क्या किया है कि पहले अपने संसाधनों का उपयोग कर लिया है और पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा पहले बढ़ा लिया। अब वो क्या हो गए हैं? ऐसी चीजों पर ऊर्जा के लिए निर्भर हो गए हैं जिनसे पॉल्यूशन नहीं होता है। अब ये देश ये चाहते हैं कि जो मतलब जैसे हम मान लो आगे तरक्की कर जाएं तो हम क्या कहेंगे दूसरे, भाई पॉल्यूशन हो रहा है यार तुम थोड़ा कम करो। तो ऐसी ये कहना तो ये चाहते हैं विकासशील देशों से कि आप पॉल्यूशन कम करो, लेकिन विकासशील देश इनसे कह देते हैं भाई साहब यही तो आपने किया, अब आप डेवलप हो गए तो हमें बातें बना रहे हो। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि विकासशील देशों को ये जो विकसित देश हैं ये हेल्प करते हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी देते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी उन संसाधनों पर शिफ्ट हो जाएं ऊर्जा के लिए जिनसे पर्यावरण को नुकसान कम है। इसके बाद बात करें UN रेड प्रोग्राम, तो संयुक्त राष्ट्र का रेड कार्यक्रम रेड प्लस प्लस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, बल्कि ये UNDP, UNEP और खाद्य व कृषि संगठन FAO का संयुक्त रूप से संचालित कार्यक्रम है। किसका? UNDP, UNEP और FAO, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन। इससे संबंधित कौन सा है? UN रेड का रेड प्लस प्लस से दूर दूर तक नाता नहीं मिलता है। जो विकासशील देशों को रेड प्लस से मिलने वाले सामाजिक आर्थिक पर्यावरण लाभों की प्रति क्षमता के लिए विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यानी कि रेड का कार्यक्रम अलग है और रेड प्लस प्लस का UN का रेड कार्यक्रम अलग है और रेड प्लस कार्यक्रम अलग है। इसके बाद तेरी मेरी की बात करते हैं, यानी कि टेरी है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड टेरी की स्थापना कब हुई? याद रख लेना 1974 में। यह है गैर लाभकारी शोध संस्था, उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और धारणीय विकास को वास्तविकता में स्थापित करना। मुख्यालय याद रखना टेरी का नई दिल्ली में स्थित है और स्थापना 1974, ये आप याद कर सकते हैं। इसके बाद कई नाम आते हैं जिसको बोलते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, शॉर्ट में बोलते हैं BNHS। ये भी गैर सरकारी है, स्वतंत्र भारतीय संस्था, गैर सरकारी सरकारी संस्था नहीं है। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना होती है 1883 में, 1983 नहीं 1883 में हुई और इसका मुंबई में स्थापना हुई। 8 प्रकृतिवादियों में शुरू हुई थी जिसमें 2 थे, आत्माराम पांडुरंग और सखाराम अर्जुन थे। हॉर्नवेल हाउस मुंबई के नाम से प्रसिद्ध इस संस्था का कार्यक्षेत्र भारतीय राज्य के अंतर्गत जैव विविधता की सुरक्षा करता है। तो स्थापना 1883 में हुई, मुख्यालय मुंबई में। 8 लोग थे और उनमें 2 भारतीय, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं डॉक्टर सखाराम अर्जुन थे और हॉर्नवेल हाउस नाम से इसका मुख्यालय है। इसके बाद ग्रीन पीस, तो ग्रीन पीस से सीधा क्वेश्चन जो हमने देखा है वो यही है कि सीधे मुख्यालय पूछ लेते हैं। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है और स्थापना की बात करें तो 1971 में हुई थी और उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन देना। पर्यावरण संरक्षण और विकास को ग्रीन पीस वो देता है और इसमें पीस से संबंधित कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्रीन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें ग्रीन क्लाइमेट फंड की, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि GCF। तो GCF होता क्या है कि विकासशील देशों में हरित गैसों के उत्सर्जन में कमी या रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रति वल्नरेबल समाजों द्वारा अनुकूलता हेतु मदद के लिए 194 देशों की सरकारों द्वारा स्थापित किया गया है। GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड संयुक्त राष्ट्र के प्रति जवाबदेही है। ये UNFCCC के सिद्धांतों एवं प्रावधानों द्वारा निर्देशित है। यह 24 सदस्यों द्वारा संचालित है जिसमें विकासशील एवं विकसित देशों के समान संख्या में सदस्य शामिल हैं। ग्रीन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद अपने नागोया प्रोटोकॉल हो गया। इसके बाद जेनेवा प्रोटोकॉल की बात करते हैं। तो जेनेवा प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय संधि है जो रासायनिक
जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाती है। तो जेनेवा प्रोटोकॉल याद रखना किससे संबंधित है? रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के रोक से। ये संधि पर हस्ताक्षर होते हैं 1925 में जेनेवा में, इसलिए इसको बोलते हैं जेनेवा प्रोटोकॉल। और 1928 में यह व्यवस्था लागू हो गई। रासायनिक तथा जैविक हथियारों पर यह संधि रोक लगाती है, लेकिन यह रासायनिक तथा जैविक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और स्थानांतरण पर खामोश है, यानी कि आप इसको चला नहीं सकते लेकिन बना सकते हैं। गजब की संधि है। बाद में इन संधियों में इन पक्षों को जब जोड़ दिया गया तो नई आई जैविक हथियार संधि, यानी कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये आती है 1972 में। इसके बाद आती है रासायनिक हथियार संधि केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये आती है 1993। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सबसे पहले सन पूछ लेगा तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, और इसमें एक क्वेश्चन और डायरेक्ट पूछता है कि ये किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। इसके लिए ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन पदार्थों में क्रमबद्ध रूप से कटौती का प्रावधान है, ताकि जीवन रक्षक ओजोन परत का संरक्षण किया जाए। और 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर हुए, 1989 में प्रभावी हुआ। और 16 सितंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। 16 सितंबर, 6 नहीं है ये, 16 सितंबर हो गया अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस किसके तहत हुआ? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के। तो ओजोन लेयर को नुकसान कौन पहुंचाते हैं? सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनका विकल्प खोजना, इनकी उपयोग में कमी लाने के लिए ही हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। विकसित देशों को अपने यहाँ सीएफसी का उत्पादन और प्रयोग बंद करने के लिए कब तक कहा गया था? 2000 तक। और विकासशील देशों की यह लिमिट कर दी गई थी 2020, ये भी आपको याद रखना है। सीएफसी का उपयोग विकसित देश 2002 तक बंद कर देंगे, ऐसा उसमें कहा गया था, और विकासशील देश 2020 तक बंद कर देंगे। इसके बाद वियना कन्वेंशन आता है मॉन्ट्रियल के बाद। वियना कन्वेंशन 1985 में होता है, और ये भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है, 1988 में प्रभावी हुआ। यह अंतरराष्ट्रीय प्रसार है। यह ओजोन क्षरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक सीएफसी के इस्तेमाल को कम करने का प्रावधान करता है, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं था। अब बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म आ सकता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन वैश्विक स्तर पर शिक्षा सूचना को बढ़ावा देने, अनुसंधान कार्यों और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए प्रयासरत है। स्थापना यूनेस्को की पूछ ले तो तुरंत आप बताएंगे 1945 में, जो अन्य दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। योजना के तहत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जैसे साधनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों का भी उपयोगों पर ध्यान दिया जाएगा। अब BS4 छोड़ो, BS6 आ गया है। BS6 मानक आ गए हैं। इसमें क्या होता है? इसमें इसमें क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलेगी, CO हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, गंधक के ऑक्साइड, इनका उत्सर्जन कम होगा। ठीक है, अभी तक BS3-4 में इससे ज्यादा उत्सर्जन होता है, माने इनकी संख्या कम करनी है प्रदूषकों की, इसलिए BS4 BS6 आ रहे। अब बात करते हैं डाइक्लोफेनाक की, जिसकी वजह से गिद्धों पर प्रभाव पड़ा था। तो इसकी बात हम करेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 में। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इसको पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़िए। नोट सामने बता दिया, उत्कर्ष एजुकेशन नाम के टेलीग्राम ग्रुप पे है, डालने को अपने डाल सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट के भी आपको जल्द PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है
कुछ समस्या आ रही है और सब्जेक्ट्स की आ रही है या किसी और एग्जाम की आ रही है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपकी समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, इतनी मेहनत कर, सब फ्री है, फ्री ही रखेंगे फिलहाल तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो अपना भी थोड़ा भला होगा, आपका तो भला हम कर ही रहे हैं। नवंबर भर में आपको सब निपटा देंगे। उसके बाद अपना रिवीजन करिए, इन चक्करों में मत पड़िए, ये तो आपको बेवकूफ़ बनाने को बैठे हैं आपके समय खाने के लिए। एक बार विश्वास करिए, मजा